देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, चलो देखो, आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, जो कि मतलब कॉमर्स का क्या बोले, मतलब कॉमर्स में हम लोग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सीखने के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट सीख सकते हैं। बाकी एडिशनल बहुत सारा चीज होता है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पे हम लोगों ने नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला भी देखा, ठीक है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग वाला। आज हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अपना फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। फाइनल अकाउंट्स मतलब जैसे तुम लोग का फाइनल एग्जाम होता है ना, जैसे मान लो प्री टेस्ट टेस्ट वगैरह, अब फाइनल एक एग्जाम होता है, वैसे ही हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक फाइनली अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या नया चीज होगा, फाइनली जो अकाउंट्स बनेगा, तो इतना दिन क्या पूरे साल भर क्या बन रहा था। एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स ईयर एंड में होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीरियड को हम लोग ईयर एंड मानेंगे। जैसे देखो ईयर एंड नॉर्मली हम लोग कैलेंडर ईयर जब देखते हैं, तो ईयर एंड हम लोग का क्या होता है, ईयर एंड का मतलब हम लोग बोलते हैं जैन से लेके दिसंबर, ये हम लोग ईयर एंड नॉर्मली आज के डेट पे सबको ही फॉलो करते हैं। लेकिन जो मतलब हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल मतलब जो चीज टैक्स में अकाउंट्स में ये सब चीजों में फॉलो किया जाता है, वो नॉर्मली होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अप्रैल टू मार्च। अब ये क्या मतलब 12 मंथ्स होता है, बिल्कुल होता है, चेक करके देख लो। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा 12 मंथ्स ही होगा, ठीक है। तो ये जो है 1 जैन से लेके 31 दिसंबर, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, वो तो क्या क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो जो भी फाइनेंशियल काम होता है ना, जैसे टैक्स का काम से शुरू करके फाइनल अकाउंट्स वगैरह सारे चीजों का, अकाउंट्स का काम, टैक्स का काम, सभी इसी तरह से होता है। बैंकिंग सेक्टर में भी ये फॉलो होता है, मतलब बिजनेस सेक्टर में पूरा यही फॉलो होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इंडिया में हम लोग का यही फॉलो होता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हमें बताए कि हम लोग का जो ईयर है वो जैन टू दिसंबर है क्वेश्चन में, तो हम लोग जैन टू दिसंबर मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये यूज होता है, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स जो हम लोग सीखेंगे, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, ठीक है। स्पेसिफिक, कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी फाइनल अकाउंट्स बन गया। जैसे मान लो कोई क्लास 9 में है, उसके बाद क्लास 10 में जाएगा, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो 9 से 10 में जाएगा, तो फाइनल एग्जाम एक टाइम में ही होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कभी भी फाइनल एग्जाम आ गया, ऐसा नहीं होता है। जब पूरा एक 10 मंथ्स 11 मंथ्स या 12 मंथ्स ऐसा एक जो मतलब कोर्स का पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तभी तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए एग्जाम होता है। वैसे ये भी एक स्पेसिफिक पीरियड में ही बनता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस करते हुए कभी भी फाइनल अकाउंट्स बना लो, नहीं। जब हमारा ईयर एंड होगा, ठीक है, तो स्पेसिफिक पीरियड होता है। नॉर्मली नहीं, मतलब एक्चुअली स्पेसिफिक पीरियड हम लोग क्या मानेंगे, 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर, 1 साल या फिर 12 मंथ्स बिजनेस करने के बाद हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, और ये हर साल चलता जाएगा, ठीक है। 1 साल खत्म हो गया फाइनल अकाउंट्स बन गया, फिर 1 साल खत्म हो गया फाइनल अकाउंट्स बन गया, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स ये जो 12 मंथ्स और 1 ईयर है वो कैसे होगा, या तो वो कैलेंडर ईयर हो सकता है, इसको ना कैलेंडर ईयर बोला जाता है, क्योंकि कैलेंडर जो है इसी पे बना हुआ है। हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं नॉर्मली, तो कैलेंडर जो है जैन टू दिसंबर के बेसिस पे ही बना हुआ है। और जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर, इसे क्या बोलते पता है, इसे बोलते फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो भी टैक्स वगैरह पेमेंट होता है ना, जो भी टैक्सेबल इनकम है, जिनका टैक्स वगैरह देते हैं, वो सभी हम लोग का ये टाइम पीरियड के बेसिस पे होता है। फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है इसे, कैलेंडर ईयर, जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर, क्योंकि पता है तुम लोग को कैलेंडर में ये फॉलो होता है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, फाइनेंशियल ईयर मतलब जिसको फॉलो करके हम लोग का अकाउंट्स टैक्स का काम ये सब होता है। तो स्पेसिफिक पीरियड पता चल गया 12 मंथ्स, और ये स्पेसिफिक पीरियड जैन टू दिसंबर भी हो सकता है, अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है। अब बात ये है कि ये बनाए क्यों, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाए, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि वाई प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, क्यों हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाए। जैसे तुम लोग जब फाइनल एग्जाम देते हो, पहले क्या कर सकते हैं, पहले जितना जितना पढ़ाई होता है उस पे टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। मान लो 2 चैप्टर 4 चैप्टर, उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो गया, फिर आधा चैप्टर मतलब आधा बुक
बुक के ऊपर ले लिए, फिर उसके बाद पूरा जब मतलब फाइनल सेशन आ जाता है तब पूरे बुक्स पे जितने भी टॉपिक रहते हैं उसके ऊपर हम लोग टेस्ट ले सकते हैं, या फिर जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना हो तो जब फाइनल एग्जाम होता है तो सारे टॉपिक कवर होता है। उसी तरह से फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि इतने दिन बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज हुए हम लोगों ने वो रिकॉर्ड किया जर्नल के तौर पे, उसका लेजर पोस्टिंग भी किया, उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाते गए। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस भी ईयर एंड में बनता है, तो पहले जर्नल करते गए और जर्नल के रेस्पेक्ट में लेजर भी बनाते गए। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाएंगे, हमें ये पता करना है कि बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया कि लॉस, प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। ठीक है, वो पता करना है। जैसे पूरे साल पढ़ने के बाद जब तुम लोग फाइनल एग्जाम देते हो तो पता चलता है ना कि परफॉर्मेंस लेवल क्या है, क्या सीखा है क्या नहीं है। ठीक है, यही तो इवेल्यूट करता है ना कि हम लोग दूसरे क्लास में जा सकते हैं कि नहीं। अगर रिक्वायर्ड मार्क्स हमें मिला तभी तो हम लोग 9 से 10 में जाएंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, अदरवाइज तो नहीं जा सकते। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करके हमारा ओवरऑल ओवरऑल पूरे साल भर का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हमें पता करना है। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसे पता करने के लिए हमें क्या क्या लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे देखो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में हम लोग क्या बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो कि फैक्ट्री का डेटा रिकॉर्ड करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और पीएल। यहाँ पर मैंने वहां भी बोला था कि जब कोई ट्रेडर होता है, ठीक है, ट्रेडर मतलब जो किसी और से प्रोडक्ट खरीद के किसी और को बेच देता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता है, तो वो क्या बनाता है, वो भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाता है। तो यहाँ भी फाइनल अकाउंट्स का जो कंपोनेंट है, मतलब क्या क्या चीज फाइनल अकाउंट्स में बनता है, वो है ट्रेडिंग, पीएल, पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हो गया बैलेंस शीट। अच्छा, अब देखो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेडिंग से हमें क्या पता चलेगा, एक्चुअली ट्रेडिंग और पीएल ये दोनों को कंबाइनली एक नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। मतलब हम लोगों का क्या इनकम हुआ है वो ये दोनों स्टेटमेंट से हम लोग पता कर सकते हैं, इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोजिशनल स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्या कंडीशन है। ठीक है, पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब हो गया, बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये रिकॉर्ड होता है। लास्ट दिन भी हम लोगों ने एक पूरा क्वेश्चन किया था मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग पीएल बनाया था और बैलेंस शीट भी बनाया था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोगों ने लास्ट दिन एक ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है, मुझे याद है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल ये बैलेंस शीट शायद किसी दूसरे पेज में चला गया होगा, बनाया तो था। ठीक है, लास्ट में टैली भी नहीं हो रहा था, फिर उसमें चेक किया मैंने, इन्वेस्टमेंट गलत लिख दिया था इसी वजह से। ठीक है, जो भी हो, तो ये देखो पोजिशनल स्टेटमेंट, इससे हमें पता चलेगा हमारी एसेट और लाइबिलिटी का बिजनेस में पोजीशन क्या है, मतलब कितना एसेट है हमारे पास, कितना लाइबिलिटी है। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट ये हमें ये बताएगा कि हमारे बिजनेस से इनकम कितना है और जो मतलब इनकम क्या हुआ है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। और अगर इंडिविजुअली देखो, जैसे ये बैलेंस शीट जो है इसमें एसेट लाइबिलिटी का डेटा रिकॉर्डेड होता है, पीएल बना के हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है। ठीक है, और ट्रेडिंग बना के हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। बताएंगे ये सब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर एसेट लाइबिलिटीज का पता चलता है। ये होता है इनकम स्टेटमेंट, ये पोजिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग का एंटिटी दो तरह का होता है ना, ये तो मैंने पहले भी बोला है तुम लोग को। ये देखो एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी मेनली हम लोग का दो तरह का होगा। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, ठीक है, जिनके पास फैक्ट्री होता है। एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग आज हम लोग यही वाला पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो प्रोडक्ट को बनाते नहीं है, किसी और से खरीद के किसी और को बेच देते हैं, जैसे कि ट्रेडर। ठीक है, अच्छा, फिर ये कौन है, ये इनको बोला जाता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनाते हैं इन्हें बोला जाता है मैन्युफैक्चरर। ये हम लोगों ने पूरा टॉपिक ही कंप्लीट किया है, तो इसके बारे में और क्या बोले। ये लोग क्या क्या अकाउंट बनाते हैं, जैसे देखो ट्रेडर क्या क्या अकाउंट बनाएगा, ट्रेडर बनाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और क्या बनाएगा, पीएल अकाउंट, और क्या बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा। और मैन्युफैक्चरर क्या बनाएगा, मैन्युफैक्चरर सेम यही सारे चीजों का अकाउंट बनाएगा, पीएल भी बनाएगा, यहाँ पर लिखते ट्रेडिंग भी बनाएगा,
पीएलबी बनाएगा, बैलेंस शीट भी बनाएगा, एक्स्ट्रा एक अकाउंट जो बनाएगा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक बार रिकॉल करवा दिया कि ये वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट ये वाला टॉपिक करेंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बाकी सारी चीजों को फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ना, तो उसमें से जीपी निकल के आएगा। जीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। एक बार लिखते हैं फिर एग्जांपल से समझा देंगे। प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल्स एंड परचेज इंक्लूडिंग ऑफ सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो हो गया मतलब डेफिनेशन की तरह मैंने बोला, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो क्या होगा, अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल समझते तो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अकाउंट का बात हो रहा है तो लेजर का बात हो रहा है, अब हम लेजर में पोस्ट करते हैं। देखो लेजर में क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आ सकता है। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमें क्या क्या कंटेन करेगा, ये अकाउंट स्टॉक का डिटेल्स, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं वो हमारे लिए स्टॉक है। चाहे हम लोग कैलकुलेटर बेचे, चाहे बुक्स बेचे, चाहे हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचे या फर्नीचर बेचे या फिर टी शर्ट्स वगैरह बेचे, जो भी जिसका जो भी शॉप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जिसका जिस भी चीज का बिजनेस है प्रोडक्ट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे हमारे पास अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, टू परचेज, मतलब हम लोग जो स्टॉक बेचना चाहते हैं। मान लो हमारा बुक का शॉप है, ठीक है, तो बुक्स जो है हम लोग खरीदेंगे भी, जो बिकने के बाद तो उसका स्टॉक भी खत्म होगा ना, तो खरीदना भी पड़ेगा। और प्रीवियस अगर कोई स्टॉक है तो उसे भी बेचने का कोशिश करेंगे, नया जरूरत होगा तो उसको भी परचेज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है वो भी हम बताते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर, अच्छा फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स, ठीक है। सेल्स का मतलब है हम लोग जो भी बुक्स बेच रहे हैं, अगर हम लोग का बुक्स का बिजनेस है, ठीक है, और जो नहीं बिका, जरूरी तो नहीं है सारा ही बिक जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि पूरे साल में जो भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था बेचने के लिए वो सारा ही बिक गया। हो सकता है कुछ रह गया, हो सकता है कुछ भी नहीं रहा हो। तो अगर रह जाएगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्लोज करने से हमें क्या मिलेगा, या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या तो हमें लॉस मिलेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो ये इधर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो इधर आएगा बाई ग्रॉस लॉस, ठीक है। इधर इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोग एंट्री पढ़ के देख सकते हो, लॉस हमेशा डेबिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस टू ट्रेडिंग, ठीक है। तो लॉस होगा तो डेबिट ही होगा, है ना। तो ये हो गया पैटर्न। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट को समझा जाता है। देखो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो बन गया ट्रेडिंग का फॉर्मेट। यहाँ पर लिखते हैं सपोज हम लोगों ने परचेज किया है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2, ठीक है। हम लोग जो भी स्टॉक बेचते हैं जिस भी चीज का, ठीक है, तो मान लो हम लोग पेन बेचते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेन बेचते हैं, तो अगर हम लोग 100 पीसेस पेन खरीदे हैं 2 रुपए करके, तो हम लोगों ने 200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, हम लोग को ये बेचना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पेन का बिजनेस करते हैं, हम लोगों ने 2 रुपए का 100 पेन किसी से खरीद लिया, ठीक है, और बेचा कितने में, बेचा है हम लोगों ने वही 100 पेन को, 100 यूनिट बोलो या पीसेस बोल लो, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 करके, यानी बेच के हमें कितना मिला है 500 रुपए। ये क्या है, ये है सेल वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है, ये है परचेज कॉस्ट। दोनों लैंग्वेज में फर्क है, ठीक है। ये तो परचेज किया, किसी से खरीदा, किसी को बेच दिया, तो बेचने का इंग्लिश सेल और खरीदने का परचेज, वो तो पता चल रहा है। बट ये कॉस्ट है, ये वैल्यू है। वैल्यू इसीलिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हम लोगों ने एक एक पेन पे 3 रुपए प्रॉफिट कमाए, क्योंकि 2 रुपए वाला पेन 5 रुपए में बिका, तो 3 रुपया प्रॉफिट लगाया। अब अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे पता चलेगा,
ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो ऐसे 500 माइनस 200 जो एक्स्ट्रा कमाया, तो ये हो गया 300 ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर ग्रॉस प्रॉफिट और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग एक एक पेन को जब बेचने का सोचे तब हम लोगों ने उस पे 3 रुपए का प्रॉफिट लगाया। ये देखो 2 का पेन 5 का बनाया, ठीक है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट में हम लोगों ने 100 पेन बेचा, तो ये हो गया 300, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब, अब ये डेफिनेशन पढ़ो, प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल्स एंड परचेज, ठीक है, प्रॉफिट्स जो हो रहा है सेल परचेज करके, मतलब देखो सेल तभी करेंगे ना अगर परचेज कर सकते, क्यों लैंग्वेज में सेल परचेज लिखा है। अगर हम किसी से पेन खरीदेंगे ही नहीं तो हम किसी को पेन कैसे बेचेंगे? या तो मुझे खुद पेन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके किसी और को बेचना है, या फिर मुझे किसी दूसरे डीलर से खरीद के मुझे कस्टमर को, मतलब कंज्यूमर रिटेलर को बेचना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ही होगा ना। अब हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ नहीं रहे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग का तो क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे लगता है किसी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लो। अशीमा का हो गया है, असीमा म्यूट कर लो ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट 3 रुपीज करके 100 पेन का 300 रुपीज हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिखवाया था, प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल एंड परचेज इंक्लूडिंग सम डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट जो हम लोगों ने अर्न किया सेल परचेज करके, पहले परचेज किया फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया, तो ये जो प्रॉफिट निकल के आता है इसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ये पॉइंट बता रहे इंक्लूडिंग, अगर ये वाला पॉइंट मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बस मैंने इसी पॉइंट पे एग्जांपल दिया है, प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल एंड परचेज, सेल परचेज करके जो प्रॉफिट मिलता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। अब इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या चीज है, ठीक है, ये देखो क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके लिए खरीदते हैं उसे, अब खरीद के उससे सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए हो सकता है हम लोगों का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ हो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जैसे मान लो हम लोगों ने बहुत सारा पेन खरीदा था या फिर बहुत सारे बुक्स खरीदे थे, मतलब मल्टीपल क्वांटिटी में हम लोगों ने स्टॉक खरीदा, और वो स्टॉक को हम लोग जो है अपने शॉप तक ऐसे ही नहीं ला सकते, मान लो कुछ रिक्शा वगैरह में करके हम लोग लाए, ठीक है, तो उसका एक खर्चा हुआ। क्या खर्चा हुआ? इसको बोलते हैं कैरेज, ठीक है। खुद प्रोडक्ट नहीं ला सकते, जैसे मान लो ग्रोसरी वाले जो है, क्या इतना उनके पास इतना वेराइटीज ऑफ आइटम होता है, क्या ग्रोसरी शॉप वाले के लिए एक एक चीज लाना पॉसिबल? एक एक चीज भी ला सकते हैं, अब अगर सामने दुकान है तो हाथ में ही उठा के कैरी करके लेके आ जाएंगे, लेकिन अब नॉर्मली देखा जाता है कि कुछ ना कुछ जो है अरेंजमेंट करके, कार्टेज बोलते हैं इसे, कैरेज बोलते हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके, चाहे वो रिक्शा हो, वैन हो, कुछ भी हो, किसी के थ्रू से ही ना वो सारा चीज जो है दुकान तक आके पहुंचता है, ठीक है। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बात हम कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वही होता है कि अगर हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग को जो भी चीजों को बेचना है उसको सेलेबल कंडीशन में तो लाना पड़ेगा, अगर हम शॉप तक ही नहीं ला पाए तो फिर सेलेबल कंडीशन में कैसे होगा? या फिर मान लो हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसको वैन में लोड भी करवाया, लेबर से अनलोड भी करवाया, ठीक है, पहले लोड करवाया फिर उसको अनलोड करवाया, तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, तो ये सब भी क्या हो जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। फिलहाल ये देखो कि यहाँ पर हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखा कि प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल एंड परचेज इंक्लूडिंग ऑफ सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ सेल परचेज करके इसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ होगा तो वो भी हम लोग हटा देंगे। जैसे मान लो ये खर्चा हुआ, अब मान लो पेन का जो पेटी था वो हम लोगों ने जब लाया तो हम लोगों ने एक वेजेस पे किया, ठीक है, एक लेबर को बोला भाई ये वाला मेरे दुकान तक पहुंचा दो, तो वेजेस ने कितना लिया? मान लो 50 रुपीज लिया, ठीक है, वेजेस ने अपना 50 रुपीज लिया, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट अभी कितना हो जाएगा? हम नहीं बोलेंगे 30 रुपीज है, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली वेजेस कहां पर ऐड करना चाहिए? मुझे परचेज में ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। मेरा परचेज कॉस्ट 200 नहीं हुआ, 250 हो गया, क्योंकि जो पेन मैंने खरीद के लाया उसका कॉस्ट तो 200 रुपए था, मतलब जिनसे पेन खरीदा उनको 200 रुपए दे दिया,
और जब पेन को मेरे शॉप तक लेके आया गया, तब क्या हुआ, मैंने अपना वेजेस भी किसी को पे किया है, किसी लेबर को 50 रुपीज। तो इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट से ही तो वो कट डाउन होना चाहिए ना। तो इसका मतलब मेरा परचेस कॉस्ट कितना बनेगा पता है? परचेस कॉस्ट मेरा बन जाएगा 200 रुपए, तो मेरे प्रोडक्ट का ही प्राइस है, और 50 रुपीज मैंने क्या किया है यहाँ पर खर्चा किया है। जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हो, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर हम लोग परचेज कॉस्ट हम लोग का कितना पड़ गया 250, ठीक है, क्योंकि 200 रुपए पेन का दाम है, पेन का कॉस्ट है, ठीक है, और 50 रुपीज उसे दुकान तक लाने का हमारा कैरेज या कार्टेज या वेजेस, यहाँ पर जो भी अलग अलग खर्चा को वो आ गया, तो ये हो गया 250। तो इस केस में हम लोग अगर इस खर्चे को भी इंक्लूड करते तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। कैसे? क्योंकि प्रॉफिट अभी ऐसे नहीं होगा 500 माइनस 200, अभी हो जाएगा 500 माइनस 250, यानी यहाँ पर 150, ठीक है, ये हम लोग का प्रॉफिट होगा। 500 माइनस 250, 250, ठीक है, ये हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नेट प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग में क्या कैलकुलेट होता है, कैसे होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का देखो, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये ग्रॉस नहीं है, ये ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट कुछ इस तरीके से होता है, नेट प्रॉफिट इक्वल टू हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वो भी लिखते हैं, फिर समझा देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो मैंने ये क्या लिखा है, मैंने लिखा पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट समझा दिया कि प्रोडक्ट को खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देते, फिर जितने में बेचा उससे माइनस करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ओवरऑल बिजनेस में प्रॉफिट क्या हुआ, क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये पूरा पूरा जो है प्रोप्राइटर मतलब जिनका बिजनेस है वो रख नहीं सकते, क्योंकि उनका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा वो भी तो उनको पे करना पड़ेगा। अब ये इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है बताते हैं। नेट प्रॉफिट का मैंने यहाँ डेफिनेशन ही लिखा है, अभी हम समझाएंगे। देखो अभी हम समझाएंगे, यहाँ पर पहले हेडिंग करते हैं एक्सपेंस बोल के, एकदम स्टार्टिंग से बोलते हैं। देखो एक्सपेंस जो है वो मेनली दो तरीके का होता है, एक हो गया डायरेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा? एक्सपेंसेस अप टू द फैक्ट्री लेवल, ठीक है, फैक्ट्री लेवल तक जो भी खर्चा होता है, ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में पढ़े हैं, तो ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट ही लिया। एक बार मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट भी बता देते हैं, फिर ट्रेडिंग वाला भी बताएंगे कि ट्रेडर के बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है तब तक का जो भी खर्चा आ रहा है वो हम लोग का हो गया अप टू फैक्ट्री लेवल तक डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो जाएगा एक्सपेंसेस बियॉन्ड फैक्ट्री लेवल, ठीक है। ये कौन से वाले एंटिटी के लिए? ये मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। ये रिलेट करने में आसान रहेगा इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल भी दे दिया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर लेने हो तो यहाँ पर हो जाएगा पावर, वेजेस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये सब, ठीक है, रेंट ऑफ फैक्ट्री ये सब। और एक्सपेंसेस बियॉन्ड फैक्ट्री लेवल जो है जैसे कि रेंट ऑफ ऑफिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह का बिजनेस में जो भी खर्चा होता है जैसे कि ऑफिस का रेंट, ऑफिस के स्टाफ का सैलरी,
या इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह का जो भी खर्चा होता है वो हम लोग का क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग के केस में। अब ट्रेडिंग बिजनेस के केस में जहां पर गुड्स को बेचा जाता है और खरीदा जाता है और बेचा जाता है, वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये देखो, ट्रेडिंग बिजनेस जो करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस मतलब जो किसी और से, मतलब जैसे डीलर से प्रोडक्ट खरीद के रिटेलर को बेच देते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब हो गया गुड्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड आउट। ठीक है, गुड्स खरीदो और उसे बेच दो, ठीक है, अपने हिसाब से प्रॉफिट लगा के उसे बेच दो। तो इस तरह के इंडस्ट्री में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे समझ में आएगा? जैसे मैंने अभी दिखाया कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाता है और इनडायरेक्ट नॉर्मली पीएल में लिखा जाता है, बट ट्रेडिंग में जो डायरेक्ट लिखा जाता है वो क्या है? देखो, ऑल एक्सपेंसेस, यहां पर लिखते हैं ऑल एक्सपेंसेस related from purchase, related from, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं related from purchase, इधर वाला पॉइंट चल रहा है, related from purchase of goods and expense incurred till purchased goods reached the warehouse। वेयर हाउस का मतलब जहां पर हम लोग अपना प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो वेयर हाउस होता है। तो देखो, अभी मैंने वही समझाया था ना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये देखो, अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो सारे एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्ट तो परचेज कर लिया, अब उसको तो वेयर हाउस तक लेके जाना है या फिर शॉप तक लेके जाना है। अगर कोई किसी के पास वेयर हाउस नहीं है, मतलब जहां पर प्रोडक्ट स्टॉक करके रखा जाता है, वो अपने दुकान पे ही रखते हैं, तो शॉप तक लेके जाएंगे। तो बेसिकली सेलेबल कंडीशन में पहुंचाने तक के लिए जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा? देखो, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिस तरह के एक्सपेंसेस है, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होंगे बिजनेस में, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर है तो ये देखो, यहाँ पर हम एक मिनट बताते हैं क्यों पावर फ्यूल भी लिखेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में आता है। एक बार लिखो, हम बताते हैं क्यों होगा। कैरेज इनवर्ड वेजेस एंड सैलरी, एंड वेजेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब, जैसे देखो, ये वाला बताते पावर फ्यूल। पहले कैरेज इनवर्ड देखो, कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स को कैरी करके लेके आने का खर्चा, ठीक है। और क्या हो सकता है? कार्टेज भी हो सकता है, ठीक है। कार्टेज का मतलब भी वही होता है, भाड़ा, ठीक है। मतलब जिसके वैन हो, रिक्शा हो, जिससे भी ला रहे भाड़ा, ठीक है, उसको जो पेमेंट कर रहे हैं अपने वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट का। इसके अलावा हो जाएगा फ्रेट इनवर्ड, ये भी होता है। फ्रेट का मतलब भी भाड़ा होता है, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड जो कैरी करके गुड्स को लेके आने का खर्चा का अलग अलग नाम होता है, कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, कार्टेज भी बोलते हैं, फ्रेट इनवर्ड भी बोलते हैं। अब जैसा क्वेश्चन में रहेगा तो एटसेट्रा, ठीक है। अब लिस्ट डाउन तो वैसे नहीं कर सकते ना, हमें लैंग्वेज समझना है। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब कैरी करके लेके आने का खर्चा, कार्टेज का मतलब भी वही, फ्रेट इनवर्ड का मतलब भी वही।
वेजेस तो अभी अभी बताया, अगर कोई मजदूर लेके आ रहा है, ठीक है, मजदूरी दे रहे हैं हम लोग, कोई वेजेस का मतलब तो नॉर्मली मजदूरी होता है ना, तो अगर हम लोग लेबर को लेबर चार्जेस दे रहे हैं प्रोडक्ट को हमारे वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए, तो उनको दिया गया वेजेस, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब तक ये सारे खर्चे नहीं करेंगे ना तब तक हम लोग प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। खरीद लिया किसी से, अब प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस या शॉप तक नहीं लाएंगे, बेचेंगे कैसे? अब देखो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा है, वेजेस सैलरी, सैलरी वेजेस, ऐसा पॉइंट तुम लोग को क्वेश्चन में मिल जाएगा, वेजेस सैलरी भी लिखा हुआ है, सैलरी वेजेस भी लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करें, ठीक है, हम लोग वेजेस सैलरी लिखा है तो कहाँ ट्रीट करें, सैलरी वेजेस लिखा है तो कहाँ ट्रीट करें, क्योंकि बेसिकली वेजेस जो है वो ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी जो है वो पीएल में जाता है। उसका रीजन क्या है, सैलरी स्किल्ड पर्सन को दिया जाता है। स्किल्ड पर्सन मतलब जो लेबर का काम नहीं करते, जो दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, मतलब जिनको जैसे कि ऑफिस स्टाफ वगैरह, ठीक है, तो ये ऑफिस स्टाफ वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे पीएल में जाते हैं। तो बात ये है कि जब मुझे कंबाइनली दिया जाएगा तो हम कहाँ लिखे, ट्रेडिंग में, पीएल में, और अगर सैलरी वेजेस दिया गया है तब हम क्या करें, ट्रेडिंग में लिखे कि पीएल में लिखे। इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लिया है, ये कंफ्यूजन होता है हमें, ठीक है, तो ये पॉइंट भी समझाएंगे। और रहा ये 2 पॉइंट, बाकी सारा तो मैंने बता दिया, कैरेज इनवर्ट का मतलब बता दिया, वेजेस का मतलब क्यों यहाँ पर आता है वो भी बता दिया, कार्टेज भी बता दिया, फ्रेट इनवर्ट, और ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। और ये पावर फ्यूल, पावर फ्यूल तो नॉर्मली देखो फैक्ट्री से रिलेटेड बात है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, बात को समझो, कभी कभी हमें ट्रायल बैलेंस में पावर फ्यूल देगा लेकिन हमें बोलेगा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ। इन दैट केस हम लोग पावर फ्यूल को भी कहाँ दिखा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तब तो मैन्युफैक्चरिंग में ही दिखाना चाहिए, बट ऐसा होता है कि फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा हमें क्वेश्चन में दिया है, बट बोल रहा है कि जो बिजनेस कर रहा है वो ट्रेडर है। अब देखो ट्रेडर के लिए तो हमारा ये 3 अकाउंट ही ना काफी है, ट्रेडर थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, लेकिन डिटेल्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, बनाने ये बोला है तो कहाँ दे, तो फिर उसे ट्रेडिंग में देना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने क्वेश्चन का रिक्वेस्ट के तौर पे मैंने बता दिया कि क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के तौर पे। बाकी प्रैक्टिकली समझो, पावर फ्यूल रिलेटेड विद फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, बट अभी क्वेश्चन तो हमें कुछ भी दे सकता है अपने हिसाब से, तो इसीलिए मैंने बोला ऐसा हो जाता है कि बनाने बोला है ट्रेडर का अकाउंट और दिया है पावर फ्यूल, तो अब मैन्युफैक्चरिंग खुद से मत बना दो, जब बनाने बोलेगा तभी बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब बात रहा ये वेजेस सैलरी, सैलरी वेजेस का कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा। अब देखो वेजेस एंड सैलरी का मतलब क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज का मतलब होता है कि लेबर, लेबर को नॉर्मली क्या दिया जाता है, वेजेस, ठीक है। लेबर का मतलब जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, और जो मैनेजर टाइप्स होते हैं, मतलब जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, उन्हें हम लोग क्या देते हैं, उन्हें हम लोग देते हैं सैलरीज, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर ज्यादा है, मतलब उनका फिजिकल वर्क वाला काम ज्यादा होगा तभी लेबर ज्यादा रखा है, लेबर ग्रेटर देन अगर मैनेजर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मतलब उनका ऐसा ही टास्क है कि उन्हें अनस्किल्ड लोग ही चाहिए, स्किल्ड लोग नहीं चाहिए, तो अनस्किल्ड वाले ही ना रखेंगे। तो वेजेस एंड सैलरी, तो उस केस में वेजेस भी, लेबर को वेजेस दिया जाता है, मैनेजर को सैलरी दिया जाता है। तो अगर किसी के ऑर्गेनाइजेशन में लेबर टाइप पर्सन ज्यादा है तो उनका वेजेस पेमेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू सैलरी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, मतलब ये वाला पॉइंट हम ये कहना चाह रहे हैं, ये मतलब सिर्फ सैलरी का बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा वेजेस एंड सैलरी, ये हम लोग क्या मानेंगे फिर, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। क्यों, क्योंकि वेजेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे तो ये कहां पर जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अब ये मैंने क्यों बोला या फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, मान लो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी हमें बनाने के लिए बोल दिया, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में दे सकते हैं या तो फिर ट्रेडिंग में दे सकते हैं, मतलब डायरेक्ट है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग दोनों में ही जा सकता है। अब डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा वाला वेजेस जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वेजेस होता है। तो अगर कोई ट्रेडर है, बात इतना सा है, अगर कोई ट्रेडर है
तो उसके लिए ये कहाँ पर जाएगा, ये उसका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये ट्रीट करेंगे वेजेस एंड सैलरी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के। और सैलरी एंड वेजेस इसको क्या ट्रीट करेंगे, नॉर्मली ऐसे सिखाया जाता है कि सैलरी वेजेस को लिख दो पीएल में, जब सैलरी आगे रहेगा तो इसका जो है इसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसे पीएल में लिख दो, वेजेस सैलरी है तो वेजेस जो है क्योंकि ट्रेडिंग में आता है तो इसको भी ट्रेडिंग में भेज दो, बट लॉजिक ये है, ठीक है। अच्छा, अब सैलरी देखो, यहाँ पर भी सेम, जो लेबर कैटेगरी के होते हैं उनको देना पड़ता है वेजेस, उनका जो पेमेंट होता है वो डेली बेसिस पे होता है, और जो मैनेजर कैटेगरी के होते हैं उनको मंथली मिलता है जिसका नाम होता है सैलरी, ठीक है, सैलरीज मिलता है। अब सैलरी एंड वेजेस का कंसेप्ट तब आएगा जिनके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ज्यादा है और लेबर कम है, उनका स्किल्ड काम होगा ज्यादा इसीलिए मैनेजर ज्यादा रखा गया है, तो सैलरी भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और वेजेस का जो क्वांटिटी होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि सैलरी का क्वांटिटी ज्यादा है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को दिया जाता है, तो ये पूरे के पूरे खर्चे को हमें मानना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा कहा जाता है पीएल में जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला हो या ट्रेडिंग वाला हो, ठीक है, मतलब चाहे कोई मैन्युफैक्चरर हो या नॉन मैन्युफैक्चरर हो, दोनों के केस में पीएल बनता है तो वो पीएल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सैलरी वेजेस एंड वेजेस सैलरी ये पॉइंट आ जाता है, अगर ऐसा आए तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसी वजह से मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो मैंने जस्ट इतना सा लिखा था इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने तरीके का होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये दो तरीके का होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट, ये वाला शायद पॉइंट मैंने पहले भी लिखा, ठीक है, अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब ये दो तरह का होगा, इसका दो पॉइंट निकालते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरीके का होगा, एक है डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशंस, और यहां पर लिखेंगे नॉट डायरेक्टली, अच्छा मैंने टाइप्स नहीं लिखा ना, टाइप्स का फुल फॉर्म तो लिखना चाहिए था, मैंने ये लिखा ही नहीं, फुल फॉर्म बोल रहे, सॉरी। एक्चुअली ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर ये ऐसे करके लिख देते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग ये दो तरीके का, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरीके का होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, नॉन ऑपरेटिंग होगा। अब ऑपरेटिंग का मतलब ये है, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये, हम समझा भी देते हैं इसका मतलब क्या है। नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन। अब एग्जाम्पल देंगे तो क्लियरली समझ में आ जाए। यहां पर देखो एग्जाम्पल है, सैलरी टू स्टाफ कॉमा रेंट ऑफ ऑफिस एटसेट्रा, और यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब देखो पहले एग्जाम्पल समझो, तो सैलरी, स्टाफ को सैलरी देना ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम हमारा पीएल में जाता है, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। रेंट ऑफ ऑफिस ये भी हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन वाला ही बात हो गया। अगर रेंट फैक्ट्री का होता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, ठीक है। तो ये बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब बिजनेस चल रहा है तब तक हमें रेंट, मतलब कोई भी एक जगह पे हम लोगों ने बिल्डिंग में रेंट लिया, अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें वो रेंट देते जाना है,
किसी स्टाफ को रखा है सैलरी बेस्ड, तो उन्हें सैलरी देते जाना है। तो डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। ये सारे खर्चे बिजनेस एक्टिव है, मतलब बिजनेस अपना ऑपरेशन या एक्टिविटी कर रहा है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। बिजनेस चल रहा है तभी देना पड़ेगा। बाई चांस अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो ये स्टाफ ही चले जाएंगे, इनको क्यों रखेंगे, मतलब स्टाफ नहीं रखना पड़ेगा, ऑफिस का रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। सपोज अगर बिजनेस बंद हो जाता है, ऐसा मैंने क्यों बोला ये, ताकि ये पॉइंट समझ में आए। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, मतलब बिजनेस चले या ना चले ये खर्चा हमें देना ही पड़ेगा। जैसे एक बार लोन ले लिया हम लोगों ने, लोन ले लिया है 5 साल का, अब 3 साल बिजनेस करने के बाद बिजनेस नहीं चला पा रहे, या फिर बिजनेस बंद करना चाहते हैं, या फिर सेल ठीक नहीं हो रहा है, जो भी कंडीशन हो, अगर 5 साल का लोन ले रखा है तब 5 साल के लिए तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बीच में रीपे करते तो वो बात अलग होता है, सारे लोन पे ना रीपे नहीं होता है। जैसे ये भी रूल्स होता है, मान लो हम लोगों ने बैंक से 10 लाख का लोन ले लिया 5 साल के लिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और हम लोग 3 साल बाद ही बोलेंगे हम लोग पूरा पेमेंट कर देंगे, तो बैंक का लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैंक को तो इंटरेस्ट मिलता है ना, बैंक का वो अर्निंग है, तो बैंक बोलेगा अगर आपके पास पैसा था ही तो आप लोगों ने लिया क्यों, ठीक है। तो बैंक इसमें पेनल्टी चार्ज कर देता है अगर रीपे करते हैं। रीपे करने से बैंक का जो बाकी 2 साल का इंटरेस्ट से जो अर्निंग होगा वो बंद हो जाएगा ना। लेकिन कुछ ऐसे लोन होते हैं जिसपे पेनल्टी चार्ज नहीं करता, जैसे कि होम लोन वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस लोन का ही बात होगा। तो हम लोग चाहे तो आराम से, ऐसे नहीं है कि अपना लोन चाहे तो बंद कर दिया पैसा आ गया, तो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। अब मान लो जैसे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या लोन का इंटरेस्ट बंद हो जाएगा? नहीं, लोन तो देते रहना है। तो नॉट डायरेक्टली विद बिजनेस ऑपरेशंस, तो इस तरह के खर्चे को बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ऑपरेटिंग मतलब डायरेक्टली बिजनेस के साथ रिलेटेड है, बिजनेस चल रहा है तो ये खर्चा चलेगा, बिजनेस बंद हो गया तो ये खर्चा भी बंद हो जाएगा, ये खर्चा और नहीं इनकर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये 2 तरीके के हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये अगेन 2 टाइप्स है। एक है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेट से रिलेटेड कुछ जो भी काम होगा वो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होगा, जैसे कि ऑफिस का रेंट, ठीक है। अगर रेंटेड है तो ऑफिस का रेंट, ठीक है। स्टाफ जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको दिया गया सैलरी, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, एसेट पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, ये भी हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर नहीं, ठीक है, पावर जो है वो रिलेटेड विथ फैक्ट्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ये। इसके अलावा जैसे मान लो प्रिंटिंग पोस्टेज, जैसे कुछ प्रिंटिंग वगैरह, मतलब ऑफिस में प्रिंट पोस्टेज का तो जरूरत होता है ना, स्टाम्प वगैरह ये सब रहता है, तो प्रिंटिंग पोस्टेज, कुछ स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है। ये सारे तरीके के खर्चे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गए, ठीक है। एग्जांपल्स पढ़ने से ही समझ में आता है कि ये क्यों ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इसका मतलब है कि प्रोडक्ट तो हमारे पास है बट लोगों को कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा एडवर्टाइज करो, ठीक है, लीफलेट लगवाओ, या फिर जो है डिलीवरी वैन से डिलीवरी करवाओ, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है ये क्या होता है, इसमें आता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रहा है नाम से, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कोई सेल्स मैनेजर रख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सेल को मैनेज करते हैं, जो आइडियाज देते हैं कि क्या करना चाहिए, कितना एडवर्टाइजमेंट करे, कितना खर्चा करे, तो दैट इज सेल्स मैनेजर्स, ठीक है। सेल्स मैनेजर्स का खर्चा, सेल्स मैनेजर्स। और कमीशन एजेंट, अगर हम लोग कोई कमीशन एजेंट रख रहे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो डोर टू डोर जाके सेल करने का काम करते हैं, तो सेलिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कमीशन भी देना पड़ सकता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और इसके अलावा जैसे कि सेल्स स्टाफ, सेल्स स्टाफ सैलरी, ठीक है, जो सेल करवाते हैं स्टाफ उनको दिया गया सैलरी। और एक चीज होता है कैरेज आउटवर्ड, ये सुनने में आएगा बार बार फाइनल अकाउंट जब भी करोगे। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है, ये लास्ट दिन में मैंने मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ाया था, प्री डिलीवरी चार्ज, ठीक है। प्री डिलीवरी, प्री डिलीवरी करता है कभी कभी कंपनी, तो उसे कैरेज आउटवर्ड बोलता है। तो वो भी तो अपना एक
सेल करवाने का पॉलिसी हो गया ना कि हम लोग अपना प्रोडक्ट फ्री में डिलीवरी करवा रहे हैं, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेंसेस है वो ये सब हो जाएगा। अपने प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर रख रहे हैं, कोई कमीशन एजेंट रख रहे हैं, कोई स्टाफ को सैलरी, सेल्स स्टाफ रखे हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, फ्री में डिलीवरी करवा रहे हैं, तो ये सारे के सारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जैसे कि ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, डिप्रिसिएशन एंड एसेट, ये सब हम लोग का हो गया जो है नॉन ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब पूरा एक्सपेंसेस का अगर हम एक समरी लिखवा दे तो वो कुछ ऐसे देखने में लगेगा। देखो एक्सपेंस, ठीक है, मेनली दो तरीके का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, और अब तक ये तो क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट कहाँ पुट होता है, डायरेक्ट पुट होता है ट्रेडिंग में, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट कहाँ पुट होगा, ये पुट होता है पीएल में। अब इनडायरेक्ट और भी दो तरीके का होता है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग और यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग जो है वो आगे जाके दो तरीके का होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया और यहाँ पर मैंने चार्ट बना दिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने यही सारा चीज पढ़ा कि एक्सपेंस कितने तरीके का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इस बीच में मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाला भी एक बार बता दिया जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद ये वाला चार्ट। ठीक है, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का क्या क्या एक्सपेंसेस होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सारे पॉइंट को मैंने जिस्ट करके बता दिया। ठीक है, यहाँ बहुत सारा डिटेल्स में है, पढ़ सकते हो तुम लोग अपने इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी होता है। पहला रूल्स जो कि यहाँ से ही हम पढ़ा देते हैं, देखो पहला रूल्स जो है हम लोगों को बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होगा, हमें कैपिटल और रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिफरेंसेस जो है करने आने चाहिए। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे। ठीक है, डे टू डे में अगर हमें कुछ रिसिप्ट या पेमेंट करना पड़ता है तो उसे रेवेन्यू बोलते हैं। और कैपिटल का मतलब होता है वन टाइम। ठीक है, ये डे टू डे नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने मान लो हम लोग का एक बुक शॉप है। ठीक है, उसमें कुछ फर्नीचर पुराने हो गए, हम लोगों ने उसे बेच दिया, बेच के हमारे पास कुछ पैसा आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि फर्नीचर बेचना तो हमारा डेली का काम नहीं कि डेली कोई कस्टमर आएगा, फर्नीचर देखेगा और हम लोग बेच देंगे, तो ये हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट हुआ। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो वो बुक्स बेचते हैं ना हम लोग डेली, जो भी कस्टमर आते हैं उन्हें बुक बेचते हैं, तो इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब बेसिकली ये है सेल। सेल किस चीज का करेंगे, जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसी चीज का, वही प्रोडक्ट का हम लोग सेल कर सकते हैं। अब कैपिटल का मतलब है जो डे टू डे बेसिस पे हम लोग सेल नहीं करते हैं। ठीक है, वो कैपिटल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बुक शॉप वाला। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पेमेंट, रेवेन्यू, पेमेंट और कैपिटल। अब जैसे बुक्स हम लोग बेचते हैं तो अब बुक्स किसी से खरीदते होंगे, कोई डीलर से, उनसे बुक खरीदते हैं मतलब पब्लिशर से, और दूसरे किसी को बेचते हैं मतलब जो डायरेक्ट जो कस्टमर्स है उन्हें बेचते हैं। तो ये क्या हो गया, जब हम लोग पब्लिशर्स वगैरह से जो है मतलब जो हम लोग बुक खरीदते हैं किसी और डीलर से, तो और किसी और को बेचते हैं, तो खरीदने का जो खर्चा होता है वो हमारा पेमेंट हो गया डे टू डे बेसिस का। ठीक है, क्योंकि बुक्स तो खरीदना बेचना लगा ही रहेगा तभी तो बिजनेस चलेगा। और कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लो हम लोगों को बुक्स रखने के लिए एक अच्छा, या फिर मान लो अकाउंटेंट के लिए हम लोगों ने अकाउंट्स मेंटेन करना है और उसके लिए हम लोगों ने एक लैपटॉप लिया है। ठीक है, एक लैपटॉप लिया है, कंप्यूटराइज्ड वे में हम लोग करेंगे क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हम लोगों ने एक लैपटॉप भी खरीद लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, कैपिटल पेमेंट, डे टू डे बेसिस का पेमेंट नहीं है, कैपिटल पेमेंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा मेरा डे टू डे का एक्सपेंस और रिसिप्ट है और कौन सा मेरा वन टाइम पेमेंट या एक्सपेंसेस है। तो मैंने दो तरह का एग्जांपल दिया, पेमेंट के लिए भी और जो है रिसिप्ट के लिए भी। ठीक है,
Also income and expenses relating to a period of account should be separated from those of the another period. मतलब हम लोग एक पीरियड के खर्चे को दूसरे पीरियड के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर इनकम को, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में ही जब हम लोग फाइनल अकाउंट शुरू किए, ये 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने एडवांस किया है कुछ, ठीक है, या फिर हम लोगों ने कोई खर्चा एडवांस में पेमेंट कर रखा है, या फिर हमारा कोई इनकम हम लोगों ने एडवांस में ले रखा है जो कि 2000 मतलब जो मान लो 2023 से रिलेटेड नहीं है, अगर हम लोग 23 का अकाउंट बना रहे, तो जिस ईयर से रिलेटेड है, जिस ईयर का हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे, उसी ईयर का ही डेटा हमें लिखना है। अगर कोई दूसरे ईयर का हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो वो हमें सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी accumulated अंडर significant head so as to disclose the source from which capital has been produced and nature of liabilities which are outstanding for payment. बोल रहा है different item of income and expenditure should be accumulated under significant heads. तो हमें अलग अलग हेड करके उनके अंदर जो है इनकम और एक्सपेंसेस को दिखा देना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा कैपिटल का सोर्स क्या है, या फिर हमारा अगर कोई लाइबिलिटी बन रहा है उसका सोर्स। जैसे मान लो सैलरी, तो सैलरी का अपना हेड होना चाहिए, ठीक है। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू मान लो जो सेल्स स्टाफ है, मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उनका सैलरी, तो हम लोग ऐसे करके अलग अलग करके हेड करके कर सकते हैं, ठीक है। जो कि उतना भी नेसेसरी नहीं होता है। हम दिखाते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेट, मतलब ये लोग कौन से वाले फॉर्मेट का बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में उतना फॉर्मेट मेंटेन करके हम लोग अगर नहीं भी करते हैं तो भी हमारा काम चलेगा। हम दिखाते हैं कौन सा वाला फॉर्मेट का बात हो रहा है, यहाँ पर दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये हेडिंग कर दिया, उसमें सैलरी, ऑफिस रेंट, इस तरह से। फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में ये आ गया। तो रियली अगर देखें तो जैसे अभी मतलब एग्जाम पर्पस बोलो या फिर सीखने के लिए हमें इतना सारा हेडिंग करके लिखने का जरूरत नहीं होता है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हेडिंग है। हेडिंग हम बता देंगे, डायरेक्टली अगर हम लोग लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हेडिंग में देखो जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब मैनेज जो भी करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिस का रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होता है। मेंटेनेंस मतलब जैसे कुछ भी है जिसे मेंटेन करना पड़ता है, जैसे मान लो कि कुछ रिपेयर्स वगैरह करवाना पड़ रहा है, तो रिपेयर्स रिन्यूअल का खर्चा, और जो हम लोग का फिक्स्ड एसेट है उस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ये भी मेंटेनेंस एक्सपेंस है, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे तो मैंने बोला ही, सेलिंग स्टाफ का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, गोडाउन रेंट जो है पे करना पड़ रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट, तो एक गोडाउन रेंट लेके वहां पर प्रोडक्ट रख रखा है, तो वो कैरेज आउट बट फ्री में डिलीवरी करवा रहे हैं। आप सेल करते हैं तो बैड डेप्ट भी हो सकता है, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, फाइनेंशियल खर्चे में बैंक चार्जेस, कुछ लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, बिल्स डिस्काउंट हुआ है तो वो, तो ये सब जो है हेड का बात हो रहा है कि प्रॉपर हेड मेंटेन करके करो तो अच्छा होता है। बट नॉर्मली हमें ये प्रॉपर हेड्स जो है मेंटेन करके आंसर्स करने का जरूरत नहीं होता है। हम लोग ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में, पीएल का आइटम पीएल में दिखाएंगे, इतना ही हमारे लिए काफी है। बट हाँ रूल्स जो है वो तो हम लोग प्रॉपरली यहाँ पर देखेंगे, बट वो उतना भी फॉलो करना जरूरी नहीं है कि प्रॉपर हेडिंग हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर बोला है डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम, ये तो मैंने पढ़ के बता दिया। फिर यहाँ पर देखो डिटेल्स में फिर से दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन, यहाँ पर और एक पॉइंट दिया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। पर्सनल और बिजनेस इनकम में हमें डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो तुम लोग देखते हो ना कि पर्सनली कुछ होता है तो उसे तुम लोग ड्राइंग्स लिखते हो, पर्सनल एक्सपेंस अगर होता है तो उसे ड्राइंग्स ट्रीट करते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर पर्सनल इनकम है और बिजनेस इनकम है उसे हमें सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए। हम लोग दोनों चीजों को एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बिजनेस पर्पस पे बन रहा है। तो अगर किसी और तरीके से किसी का पर्सनल इनकम है, जैसे मान लो किसी ने बैंक में एफडी कर रखा है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट का अलग अलग पैटर्न होता है, क्वार्टरली, मंथली, तो वो भी तो एक अर्निंग है, लेकिन वो तो मेरा बिजनेस का अर्निंग नहीं है ना। मेरा बिजनेस क्या था, मान लो मेरा बिजनेस है फर्नीचर बेचने का फॉर एग्जांपल, या फिर बुक्स बेचने का। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मैंने कोई किया है, शेयर खरीदा है, उससे मुझे डिविडेंड मिला है, तो ये भी मेरा इनकम है, बट ये पर्सनल इनकम हो गया, बिजनेस इनकम नहीं। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे। फिर बोल रहा है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
नेचर में डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, जिसका मैंने एग्जांपल्स भी दिया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं मेटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने चाहिए। मेटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब हो जाता है जो मतलब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो कि वाइटल इंफॉर्मेशन है, उसे बोलते हैं मेटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, व्हेन द लेबर चार्जेस हैव इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ बोनस हैविंग बीन पेड टू वर्कमैन, द अमाउंट ऑफ बोनस पेड शुड बी डिस्क्लोज्ड। मान लो हम लोग लेबर को नॉर्मली जो पेमेंट करते हैं वो करते हैं 300 पर डे, और हम लोग के पास मान लो 100 लेबर काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पर डे का हमारा खर्चा हो जाता होगा यहाँ पर 3000, और 12 मंथ्स का, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स 12 मंथ्स का बनता है, तो ये 36,000 हो गया लेबर का खर्चा, ठीक है। अब अगर हम लोग इनको बोनस भी दे रहे हैं, मान लो टोटल बोनस अमाउंट हुआ 4000 और लेबर का खर्चा बन गया 40,000, बट हम लोगों ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये 40,000 कैसे बना। हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया कि लेबर का खर्चा ही 40,000 है। ऐसा नहीं बोल रहे कि इसे अलग लिखो लेबर का खर्चा और इसे दिखाओ बोनस का खर्चा, मतलब बोनस की वजह से ही तो लेबर इंक्रीज हुआ ना। तो इसीलिए जो मेटेरियल इम्पैक्ट है, मेटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसे हमें डिस्क्लोज जरूर करना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है रिकॉर्ड ओनली करेंट पीरियड ट्रांजैक्शन। वो भी मैंने बताया कि अगर प्रीवियस ईयर या फिर फ्यूचर ईयर का कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस इंक्लूड है, तो वो हम लोग जो है एक्सक्लूड करके ही हमारा फाइनल अकाउंट्स बना सकेंगे, ठीक है। अच्छा, बोल रहे हैं ओनली ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ द अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं अकाउंट्स बनाने के पहले, उसी का हम लोग इफेक्ट जो है वो देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ नॉर्मली यहाँ पर बता रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये बताएंगे हम लोग भी, इसका कैलकुलेशंस करेंगे। ये बता रहा है कि हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, फाइनल अकाउंट जब बनेगा तब हमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देख, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्या क्या फॉलो करना है वो तो हम लोगों ने देखा। पहला बात है कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस हमें करने आना चाहिए, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो। हम लोगों को ड्यूरिंग द ईयर का ही इनकम एक्सपेंसेस दिखाना चाहिए, दूसरे किसी ईयर का नहीं दिखाना चाहिए। पर्सनल और जो बिजनेस इनकम है या एक्सपेंसेस है उसे भी हमें डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए, ठीक है। अब फॉलो क्या करना चाहिए, मैचिंग कंसेप्ट। अब ये मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट देखो क्या होता है। इसका मतलब होता है कॉस्ट शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल, ठीक है। जैसे देखो हम लोगों ने परचेज किया है 100 यूनिट स्टॉक, जो भी हम लोग बेचते हैं एट द रेट ऑफ 10 स्टॉक, किसी भी चीज का स्टॉक मान लो, पेन मान लो, कुछ भी, ठीक है। अब हम लोगों ने बेचा है उसमें से 80 यूनिट स्टॉक एट द रेट ऑफ 15 कर, ठीक है। अब अगर हमें प्रॉफिट पता करने के लिए बोला जाए, अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, कैसे देखो, जैसे हम लोगों ने 80 पेन बेचे 15 रुपए करके, तो कितना हो गया 80 इंटू 15 1200, ठीक है। अब हम लोगों ने खरीदा कितना पेन है, 100 पेन 10 रुपए करके, यानी 1000। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये सेल किया है, और ये हम लोगों ने क्या किया, परचेज किया। अब अगर हम लोग सेल और परचेज का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 200 आ जाएगा। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसका डिफरेंस हम लोग का 200 आ रहा है, जो कि हम लोग का प्रॉफिट है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैचिंग कंसेप्ट को नहीं फॉलो कर रहा है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब फिर कैसे फॉलो होगा, अगर हम लोग बोलेंगे कि 80 पेन बेच दिया और परचेज किया था 100 पेन 10 रुपए करके, तो हम लोगों ने बेच बाच के 200 रुपए कमा लिए, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमें सेल वैल्यू, सेल जो है वो तो हम लोगों ने सही लगाया 18 टू 15 1200, लेकिन हम लोगों को उसी उतने सारे क्वांटिटी सेल का ही परचेज भी निकालना चाहिए। मतलब हम लोग 80 यूनिट्स का परचेज कॉस्ट निकालेंगे, जो कि हो गया हम लोग का 800, तो प्रॉफिट कितना हो गया 400, ठीक है। ये क्या आ गया, ये निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स हम लोगों ने बेचा है उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का सेल। इसमें क्या इंक्लूडेड है, ये है, ये हो गया सेल, इसमें हम लोग का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें हम लोग का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये 10 + 5, ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया प्रॉफिट। ये मैचिंग कंसेप्ट है, मतलब जितना बेचा
उसी के साथ उतने का कॉस्ट को मैच करो। कॉस्ट शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू को हम लोग मैच करेंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट 200 निकल के आ रहा है, प्रॉफिट उससे ज्यादा है, क्योंकि बाकी फिर क्या हो गया, बाकी तो बिका ही नहीं ना, तो फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट कैसे निकाले। यहाँ पर हम लोग क्या इग्नोर कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक भी तो देखना पड़ेगा जो नहीं बिका। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 करके, ठीक है, 200। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना चाहिए, ये देखो, ये मैंने 10 से किया तो इसका वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। मतलब कॉस्ट कौन सा है, 10, ठीक है, बिकेगा किसमें, 15 में। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल करके जो हमें मिलेगा। रियलाइजेबल मतलब होता है सेल वैल्यू। अब नेट का मतलब क्या होता है, अगर बिकवाने के लिए हम लोगों ने कोई खर्चा किया है, जो खर्चा हम लोग अपने जीपी से लेस करना चाहते हैं, तो हमें मिल जाएगा नेट। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट बिकवाने के लिए पर प्रोडक्ट पे हम लोगों ने 1 रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, ठीक है। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट समझना है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, एक प्रोडक्ट पे 15 रुपीज, ठीक है। अब एनआरवी का मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट का 1 रुपया खर्चा किया एक प्रोडक्ट को बिकवाने का, तो एनआरवी 14 हो जाएगा, ठीक है। एनआरवी का मतलब होता है, ये हो गया एनआरवी, ये है हम लोग का आरबी, ठीक है। एनआरवी का मतलब हो जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू में भी हम लोगों ने नेट कैलकुलेट करके दिखाया। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक का कैसे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो 10 और 14 में लोअर कितना है, 10, तो हमें 10 से वैल्यू करना चाहिए। ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जैसे हम लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस लैंग्वेज में जैसे कोई हिंदी सीखता है तो उसको हिंदी का जो है लेटर्स आना चाहिए, ठीक है। कोई इंग्लिश सीखता है तो इंग्लिश का लेटर, कोई बंगाली सीख रहा है तो उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है। तो जैसे हर एक लैंग्वेज के लिए अपना ग्रामर वगैरह होता है, उसी तरह से अकाउंट्स कैसे बनेगा, अकाउंट्स में क्या क्या फॉर्मेट होता है, कैसा लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब एस गाइड करता है, ठीक है। तो एस हमें बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे करो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इससे हमें रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग इससे रिकॉर्ड करेंगे, बाकी इसका डिटेल्स जो है AS2 कभी पढ़ना हो तो फिर वहां पर हमें मिलेगा। अभी तो हमारे पास AS2 का इतना ही कंसेप्ट जरूरी है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक चीज देखा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, फिर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक, जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, प्लस परचेस, मतलब जितना हम लोगों ने और भी इस बार परचेस किया है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पता है, हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये चीज अप्लाई करके यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमारा यहाँ ओपनिंग स्टॉक 0 था, ये वाले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, हम लोगों ने परचेज किया 100 यूनिट्स, तो फिर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हो गया 100, और 20 यूनिट नहीं बेचा तो कितना बेचा 80 यूनिट, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हम अप्लाई करके दिखाते हैं, सेल कितना किया हम लोगों ने 80 इंटू 50। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, अगर होगा तो ले लेंगे। परचेस कितना किया 100 इंटू 10, ये देखो 100 इंटू 10 परचेस किया। क्लोजिंग स्टॉक में कितना चला गया 20 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 1200 माइनस 1000 माइनस 1200, तो ये हो गया 800। तो यहाँ पर आंसर आ गया 400। देखो वही वाला कैलकुलेट होके आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको अगर ट्रेडिंग फॉर्मेट में दिखाना है तो कैसे दिखेगा, ये देखो, 2 ओपनिंग स्टॉक 0, 2 परचेस 1000, हम लोग यहाँ पर रुपीज में सारा आइटम को पोस्ट करते हैं, बाई सेल्स 1200 बाई क्लोजिंग स्टॉक 200, तो 2 जी 1400, 1400 और ये आ गया 400। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही ये बना के दिखाया था कि किस तरह से ये जो है
फॉर्मेट हमें हेल्प करेगा ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट पे थोड़ा सा और भी जो है डिस्कस कर लेते हैं, नीड जितना है। अरे ये क्या हुआ यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है सीओजीएस। ठीक है, सीओजीएस। अच्छा, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज में ना डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा, रिटर्न अगर कुछ कर रहे हैं वो भी लेस हो जाएगा। परचेज का कॉस्ट हमारा बढ़ सकता है ना डायरेक्ट एक्सपेंस की वजह से, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन चीज लेना है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इधर हटाते, नहीं तो समझा नहीं पाएंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीजों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टेड परचेज। मतलब परचेज को एडजस्ट कर सकते हैं ये तीनों इक्वेशन से। कैसे, मेरे पास जितना भी ओपनिंग स्टॉक में था प्लस मैंने जितना भी खरीदा, ठीक है, और माइनस अगर उससे क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीज को अगर हम लोग कंबाइनली बोले तो उसका एक नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टेड परचेज। ठीक है, इसको एडजस्टेड परचेज बोलेंगे। तो एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट भी देखो, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये दोनों मिलके क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, कितना गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए, तो मेरे पास पहले से जितना स्टॉक है, अभी मैंने जितना खरीदा, तो ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो इसका मतलब इसको और एक बार इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह से, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब ये दो पॉइंट ले लिया, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब ये सब पॉइंट इसीलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो कि इतने तरीके से हम लोग ये सारी चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स और अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, क्योंकि जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है पहले से अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक का मतलब, और जितना खरीदा, दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा कितना हम लोगों ने बेचा है, सीओजीएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से क्लोजिंग स्टॉक अगर माइनस कर देते, मेरे पास कितना स्टॉक था, मेरे पास अभी कितना स्टॉक बचा है, ये दोनों का गैप ही हमें क्या बताएगा, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हमें बताएगा, और उससे अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा बढ़ जाएगा अगर हम लोगों ने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किया है तो, और वो सेल से लेस करेंगे तो हमें जीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ इंटरप्रिटेशन देख लिया हम लोगों ने, जो कि हमें हेल्प करेगा आगे जाके। मैचिंग कंसेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स दे रखा है, लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग सीधे ये वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे, इलास्ट्रेशन 1। ম্যাম বলছি যে সিওজিএস এর মধ্যে কি ডাইরেক্ট এক্সপেন্স তো মানে আসবে নাকি? হ্যাঁ, মানে সিওজিএস এর মধ্যে আসছে না, মানে আমি যেহেতু এটাকে আলাদা রেখেছি। এবার দেখো তুমি যখন জিপিটা ক্যালকুলেট করবে, ধরো তুমি 100 টাকার সেল করেছো, ঠিক আছে, তোমার তোমার কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল ছিল তোমার কাছে, ধরো এটা আমি 700 করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, 700 টাকার সেল করেছো, তোমার কাছে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল ছিল 500, কিন্তু তোমার আচ্ছা ক্লোজিং স্টকটাও মাইনাস করি, ক্লোজিং স্টকটা আমার ধরো আছে এখানে
100 ঠিক আছে, তাহলে আমরা কতটা বিক্রি করেছি, আমার কাছে এতটা বিক্রি করার জন্য অ্যাভেলেবেল ছিল, আমি আমার কাছে এখন এতটাই রয়েছে, তাহলে আমি 300 রুপিসের স্টক বিক্রি করেছি 700 এ। কিন্তু যদি আমার কোনো ডাইরেক্ট এক্সপেন্স হয়েছে তাহলে তো আমার কস্টটা বেড়ে যাবে না, তাহলে তো আমার দামটা 300 দাঁড়াবে না। ধরো আমার 50 টাকার খরচা হয়েছে, তাহলে আমি এখানে 50 অ্যাড করবো, তাহলে আমার প্রফিটটা ঠিক দেখাবে 700 মাইনাস 350 মানে 350 দেখাবে, ঠিক আছে। সেই জন্য ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেসটা কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর ভেতরেও দেখানো যায়, এভাবে আলাদা করেও দেখা যায়। এর ভেতরে দেখাবার মানে পারচেজে অ্যাড করে দেখানো, একই ব্যাপার। ইম্প্যাক্টটা তো ওইভাবেই আসবে, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি যদি ডাইরেক্ট এক্সপেন্সটা পারচেজের সাথেও অ্যাড করো তাহলেও তোমার এটা 350 আসবে, যদি আমরা সেম ক্যালকুলেশন করি তাহলেও আমার এটাই আসবে। এবার ডাইরেক্ট এক্সপেন্সটা আমি আলাদা রেখে অ্যাডজাস্টেড পারচেজ এগুলো বলেছি বলে তাই ডাইরেক্ট এক্সপেন্স পারচেজের সাথে অ্যাড করে দেওয়া যায়, আর কোনো রিটার্ন থাকলে ওটা লেস করে দেবো। ও ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पहला वाला इलास्ट्रेशन 1, यहाँ पर क्या बोला है, देखो ट्रायल बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ मेसर्स दीपाक्षी सोर्स फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो क्या क्या ट्रायल बैलेंस का मतलब तो पता ही है, जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ये कुछ पर्टिकुलर्स यानी कि अकाउंट्स का क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 3 लाख। हमें क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग को बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करके बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने कितना गुड्स जो है वो बेचा है, ठीक है, हमें वो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखो यहाँ पर लिख के देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करने बोला है, तो हम इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी दिखा रहे हैं, तुम लोग चाहो तो ट्रेडिंग फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि कितना गुड्स हम लोगों ने बेचा है उसका कॉस्ट क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा, क्या बेच सकते हैं जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में अगर है, तो मैंने भी क्वेश्चन में देखा नहीं ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। अभी हम अपने नॉलेज से क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे पहले कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था बेचने के लिए और मेरे पास अभी कितना बचा हुआ है, ये इसका गैप ही तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यानी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है, यानी कि जो बिका नहीं है। तो जो बिका नहीं है वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड होगा ना, सोल्ड तो होगा नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं, ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास पहले 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक था। क्या हम लोगों ने इस साल कुछ नया गुड्स परचेज किया है 10 लाख का गुड्स परचेज किया है, मतलब बेचने के लिए 12 लाख का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था। और कितना स्टॉक नहीं बेचा है 3 लाख, मतलब नहीं बिका होगा, ठीक है। 3 लाख अभी हमारे पास रह गया। जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाने गए तब हम लोगों को दिखा कि 12 लाख में से 3 लाख ही स्टॉक पड़ा हुआ है, तो बाकी कहाँ गया होगा, बिक क्या होगा, ठीक है। तो 12 लाख में से 3 लाख माइनस हो जाएगा, तो ये कितना। अच्छा हाँ, यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट है, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब ये कंसेप्ट समझो, ये नया चीज आ गया, इसके लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन एक बार दिखाना पड़ेगा तभी जाके हम ये क्वेश्चन कर सकते। ये देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में मत दिखाओ, जैसे कि हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को बाई साइड में लिखते हैं। ये देखो मैंने कितना सारा फॉर्मेट बनाया, क्लोजिंग स्टॉक को दिखा है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसे मत दिखाओ, इसे कहाँ दिखाना है, इट इज सोन ओनली इन द बैलेंस शीट, ये सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाओ। दिस इज बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ये माइनस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है मतलब ये यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का क्या इंपैक्ट आता है, हम लोग क्या करते हैं इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखने का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ये सारे पॉइंट से लेस होता है, ठीक है, ये दोनों ऐड होता है और ये लेस होता है, तभी तो जाके हमें 400 मिलेगा ना। देखो 1000 में से ये कॉस्ट ऑफ क्या है, 1000 क्या है हम लोग का परचेस कॉस्ट, अब 200 का बच गया तो कितना बिका होगा 800, 800 का चीज कितने में बिका है 1200 में, तभी तो ये प्रॉफिट हमें 400 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया हुआ, इसीलिए मैंने ये एडजस्टेड परचेज वाला कंसेप्ट बताया। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, ठीक है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि मतलब ये
नॉर्मली कैलकुलेटेड किया हुआ है, तभी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। अब ये एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नॉर्मली होता है, इसीलिए होता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में वही सारे डेटा रहते हैं जो कि बाद में कैलकुलेटेड होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक पहले ही कैलकुलेट हो चुका था, तो इसीलिए जो परचेज है ना, ये जो परचेज दिया हुआ है ना, ये परचेज जो है ये एडजस्टेड परचेज है, ठीक है। ये बोलेगा नहीं, हमें समझ लेना पड़ेगा जस्ट इतना देख के कि आप क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये एडजस्टेड परचेज है, परचेज नहीं है। मतलब 10 लाख क्या है, ये हम लोग का एडजस्टेड परचेज है। तो 10 लाख अगर एडजस्टेड परचेज है, समझो बात को, अगर मेरा 10 लाख एडजस्टेड परचेज है, मतलब वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक सारी चीज इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, और एक पॉइंट भी देखो, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पर दिया हुआ है। नॉर्मली अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है ना, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ रहता है। तो एडजस्टेड परचेज जो है, इसका मतलब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के अलावा बाकी चीज एडजस्टेड है। बात समझो, यहाँ पर एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही होता है एडजस्टेड परचेज का मतलब। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है और एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग अलग से कंसीडर करेंगे, ठीक है। और परचेज, एडजस्टेड परचेज में हम लोग क्या क्या माइनस मानेंगे, एडजस्टेड परचेज का मतलब परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये पूरे का वैल्यू ही हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, 10 लाख, ठीक है। ये पूरा वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, 10 लाख आएगा, ठीक है। ये पूरा वैल्यू हम लोग का 10 लाख। 10 लाख का मतलब इसमें ये पॉइंट डिस्कस्ड है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग भी है। तो ओपनिंग अभी यहाँ एडजस्टेड परचेज का मतलब सिर्फ ये 2 पॉइंट हो जाएगा, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 10 लाख है। तो 10 लाख प्लस 2 लाख, ये बन गया हम लोग का 12 लाख। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करके किया हुआ है। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख। एड क्या क्या है, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया गया, जो कि मैंने बताया। ये देखो क्यों हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर्स कर रहा है, इट मींस फॉलोइंग एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ड इन द बुक्स। तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, ये वाला एंट्री ऑलरेडी पास्ड कर दिया गया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को परचेज से लेस करके ही यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग दोबारा लेस करेंगे तो डबल टाइम लेस हो जाएगा ना, तो हमें वो करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और एक क्या बोल रहा है, वी कैन see purchase have already been reduced by amount of unsold stock, therefore no more adjustment needs to be made on account of closing stock for compute cost of goods sold, ठीक है। जो मैंने वहां पर देख के बताया कि जो लिखा हुआ है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एडजस्टेड, मतलब वो परचेज में ऑलरेडी लेस है, ये हम लोग मान लेंगे। तो 10 लाख जो है वो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेड परचेज में तो ओपनिंग स्टॉक को भी लिया था ना, तो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होने से ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है, लेकिन दिया हुआ है मतलब वो एडजस्टेड नहीं है, तो वो हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये तो निकाल लिया, और बोला था क्रेडिटर भी कैलकुलेट करके दिखाओ कि पेमेंट टू क्रेडिटर कितना हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बना के देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक अकाउंट बना लेते क्रेडिटर, और हमें पता है कि क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है, तो बाई बैलेंस बीडी, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो बाई साइड में आएगा, टू बैलेंस शीट इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा तो टू साइड में आएगा। अब देखो ओपनिंग 1 अप्रैल ओपनिंग होता है, तो 1 अप्रैल का बैलेंस हमें 3 लाख बता रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो हम लोगों ने परचेज किया है कितने का, 10 लाख का, ठीक है। अब परचेज को क्या कैसे एंट्री करना पड़ता है, परचेज टू क्रेडिटर बोल के, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये देखो, ये 10 लाख जो है ना, ये सिर्फ परचेज नहीं है, ये है परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हम लोग अभी क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम लोग ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हम लोगों ने टोटल परचेज कितना किया। तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो हम लोग का परचेज है, ये तो एडजस्टेड परचेज है जहां से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या लिखना है, ग्रॉस परचेज लिखना है, बाई परचेज, ठीक है। अब परचेज मतलब यहाँ पर परचेज एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो परचेज माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल परचेज कैसे पता चलेगा, तो हम लोग का 10 लाख जो है वो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब उसमें अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, तो ये हम लोग का कितना बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा कितने हम लोगों ने क्रेडिटर से खरीदे हैं, वो हमें पता चल जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं।
ये परचेज है हम लोग का, कितना परचेज है हम लोग का, यहाँ पर एक सेकंड, ये परचेज है 10 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक है हाँ 3 लाख का, ठीक है मिल गया। तो ये हो जाएगा 13 लाख, 13 लाख हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 लाख इधर, और इधर लिखेंगे पेमेंट अगर कुछ किया है तो टू बैंक, तो पेमेंट शायद किया है हम लोगों ने, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर होगा 4 लाख, ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास है 4 लाख। अब देखो यहाँ पर समझाते हैं, ये हो गया 4 लाख। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये है मेरा प्रीवियसली क्रेडिटर को पे करने का अमाउंट 3 लाख। करेंटली हम लोगों ने 13 लाख का परचेज किया, तो क्रेडिटर को 16 लाख पे करना चाहिए, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस बोल रहा है हमें सिर्फ 4 लाख पे करने से ही काम हो जाएगा। इसका मतलब बाकी अमाउंट हम लोगों ने पे कर दिया। बैलेंस फिगर आता है 12 लाख, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर हम लोग का 12 लाख आ रहा है, तो ये हो गया 16 लाख टोटल, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग का 13 लाख क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग टोटल परचेज दिखाना चाहते हैं कि इस साल हम लोगों ने टोटल कितना परचेज किया है। तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो भी तो मेरा परचेज स्टॉक ही है। अब ये 10 लाख में क्यों ऐड हुआ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये परचेज दिया हुआ है, तो इससे क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको एड बैक करेंगे, ठीक है। तो 10 लाख का मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, मुझे तो परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब परचेज प्लस नहीं, मुझे ग्रॉस परचेज चाहिए, मतलब टोटल मैंने इस साल कितना परचेज किया है। तो टोटल मैंने इस साल 13 लाख का परचेज किया है, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर भी आई होप ऐसे ही किया होगा, हाँ ये देखो इसी तरह से किया है। परचेज को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, परचेज एज पर ट्रायल बैलेंस 10 लाख और क्लोजिंग स्टॉक जो कि ऑलरेडी एडजस्टेड है उसे ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 13 लाख, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक नोट दिया है, पढ़ लो। स्टूडेंट में नोट दैट इन केस closing stock is not mentioned in the trial balance, then it means opening stock and purchase appearing trial balance including the value of unsold stock, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, मतलब उसी में अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू भी इंक्लूडेड है। Since we prepare our financial statement using matching concept, such unsold stock should not form part of cost and therefore is deducted। क्योंकि हम लोग मैचिंग कंसेप्ट में क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग को अनसोल्ड स्टॉक को अलग से वैल्यू करके दिखाना चाहिए। Therefore, in this case, to compute cost of goods sold, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैंने अलग अलग बता ही दिया है, मतलब सारे डिटेल्स में बता दिए कैसे क्या होता है। यहाँ पर इतना समझना है हम लोग को, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा तो ओपनिंग स्टॉक जो है बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज जो ट्रायल बैलेंस में अपियर कर रहा है उसमें अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू इंक्लूडेड है। मतलब ये परचेज, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ अपियर नहीं करके यहाँ पर अपियर करता तो ये 10 लाख जो है ये विथ क्लोजिंग स्टॉक ही बताता, मतलब ये बेसिकली फिर 13 लाख हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमें इक्वल वैल्यू में दिखाना है तो वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। आगे ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा और भी, देखो इलास्ट्रेशन 2 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरेज, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बोल रहा है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। एंट्री हम यहाँ सॉल्यूशन से दिखा देंगे, एंट्री आता नहीं है तो एंट्री उतना नेसेसरी नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए हम बता देंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, हम थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं और जो प्रेजेंटेशन है वो हम दिखा देंगे यहाँ पर सोल्यूशन से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग का आ गया 1 लाख। अच्छा टू परचेज, परचेज आ जा रहा है हम लोग का 6,72,000। कैरेज इनवर्ट क्या है, कैरेज इनवर्ट है प्रोडक्ट को कैरी करके लेके आने का खर्चा वेयर हाउस तक, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज चार्जेस, कैरेज इनवर्ट 30,000। अच्छा इसके बाद है वेजेस 50,000, टू वेजेस 50,000, वेजेस भी हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है।
अच्छा, इसके बाद है सेल्स 11 लाख, तो इधर लिखेंगे बाई सेल्स 11 लाख। फिर बोला है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, इनवर्ड मतलब हमारे पास रिटर्न आ गया, तो हमारे पास कौन सा रिटर्न आ सकता है, जो हम लोगों ने बेचा था, तो यहाँ से लेस करना पड़ेगा, ऐसे करके ही लिखना पड़ता है रिटर्न इनवर्ड, ये पैटर्न है, ठीक है। यहाँ से हमें लेस करके लिखना पड़ेगा सेल से। तो अगर सेल हमारा 1 लाख का रिटर्न हो गया, तो एक्चुअली सेल कितने का हुआ, 10 लाख का, ठीक है। एक्चुअल सेल हम लोग का 10 लाख का हुआ। अगर 1 लाख का रिटर्न ही आ गया, तो सेल फिर 11 लाख का दिखाएंगे, तो प्रॉफिट भी तो गलत सेल पे रिकॉर्ड होगा ना, तो रिटर्न हुआ है तो उसे माइनस करके दिखाओ। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हम लोगों ने किसी को रिटर्न दिया है, आउटवर्ड बाहर वाले को रिटर्न किया है, तो क्रेडिटर को क्या होगा, तो लेस होगा परचेज से, ठीक है। तो ये परचेज जो है इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं 6,72,000, लेस कर देते हैं रिटर्न आउटवर्ड, मैंने R/O से डिनोट किया है, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखो 72,000। तो एक्चुअली परचेस का खर्चा है 6 लाख। अगर हम लोग ये रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा, खर्चा ज्यादा दिखेगा। जब रिटर्न ही कर दिया तो खर्चा भी कम हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया 2 लाख। ये इंफॉर्मेशन है, ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है, कि हम लोग ये 2 लाख का एडजस्टमेंट करेंगे। अब बोल रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पर पास नेसेसरी एंट्रीज, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बन ही गया, ये हो गया 12 लाख टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो 6 लाख 7 लाख और ये हो गया 7 लाख 80। तो 12 लाख से 7 लाख 80 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 4 लाख 20 होगा शायद, 4 लाख 20। चेक करते हैं, हाँ 4 लाख 20, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने क्यों ले लिया, ये तो ये भी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। ट्रायल बैलेंस कैसे देखने में होता है, जिसका दोनों साइड बराबर होता है ना, ट्रायल बैलेंस तो किए होगे तुम लोग। ये देखो ये ट्रायल बैलेंस है, ये दोनों साइड बैलेंस रहेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड। ये जस्ट इंफॉर्मेशन था जिससे हमें ट्रेडिंग बनाने के लिए बोला गया। अब जो एंट्रीज का बात हो रहा है वो देखो, एंट्रीज हमें क्या बोला है, जो कि आता नहीं एग्जाम में, लेकिन जब समझने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज बताना है। ये ईयर एंड हो रहा है ना, तो ये सब हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोजिंग एंट्री हमारा क्या है, अगर रीड करोगे तो कुछ ऐसा बन रहा है एंट्री, ये देखो एंट्री ऐसे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जो एंट्री बना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ठीक है। ये सब है। और इसके अलावा देखो सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग, इस तरह से देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ होगा, पढ़ के देखो। देखो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, हम पहला वाला बताते, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, इन्होंने आगे पीछे करके लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये अमाउंट कैसे आएगा, पहले लिखो ट्रेडिंग, जो भी क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री, पता है ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख का, परचेज कितना लिखोगे 6 लाख, ठीक है। परचेज कितना किया हम लोगों ने 6 लाख, 6,72,000 मत लिखो। कैरेज कितना होगा 30,000, ठीक है, कैरेज 30,000, वो नीचे लिखा गया है। वेजेस जो है 50,000, वेजेस 50,000। अब क्या करोगे, ये सारा टोटल कर लोगे, टोटल करने से ट्रेडिंग का डेबिट तुम लोग को पता चल जाएगा 7 लाख 80, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग इधर वाला देखेंगे, ये हो जाएगा सेल्स टू ट्रेडिंग 11 लाख, ये देखो सेल्स टू सॉरी 10 लाख है ना, हमें नेट लिखना पड़ेगा ना, जो एक्चुअली सेल्स है, तो सेल्स टू ट्रेडिंग 10 लाख है। तो ये देखो यहाँ दिख रहा है सेल्स टू ट्रेडिंग 10 लाख। अब हम लोग रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड का एंट्री करेंगे, तो कैसा एंट्री होगा, ये वाला थोड़ा सा समझने वाला चीज है। देखो रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड का एंट्री, हाँ ये रहा रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड का एंट्री कैसे होगा। देखो रिटर्न होने से क्या होता है, जब परचेज रिटर्न होता है तो हम लोग का परचेज का वैल्यू कम होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज होगा, परचेज कम होगा ना, तो ये देखो रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज, जितना वैल्यू रहेगा उतने से एंट्री कर दो। इनवर्ड का मतलब सेल्स हमारा कम होगा, सेल्स जनरेट होने से टू सेल्स, और सेल कम होने से सेल्स डेबिट, तो सेल्स डेबिट टू सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, सेल्स डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख है तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए अब सेल्स टू ट्रेडिंग ये भी बता दिया, ट्रेडिंग ये वाला भी बन गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग, ये देख लो एंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है कितना हुआ है, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख 20, ये देखो ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में होता है। ट्रेडिंग का जो जीपी है ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है ट्रांसफर टू पीएल, ये प्रॉफिट पीएल में जाएगा, क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे पे किए जाएंगे कहाँ से? जो प्रोडक्ट बेच के कमाए वहीं से, किसी और से मांगने थोड़ी ना जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएल जब ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हम लोग का एंट्री हो गया। एंट्री नहीं आता है, जस्ट कंसेप्ट के लिए मैंने एंट्री बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री। फिर से वही बोला है, क्लोजिंग एंट्री दिखाओ और पीएल अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो हम पहले पीएल अकाउंट बना देते हैं। अच्छा, प्रॉपर फॉर्मेट, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है, तुम लोग ऐसा मत करो, ठीक है। तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स, किसके बुक्स में अकाउंट्स बना रहे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जिस साल का बना रहे उस साल का लिखना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग को जस्ट लिखना है, तो हम यहाँ पर जस्ट लिख के ही दिखा रहे हैं। जब हम लोग का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो हम प्रॉपर फॉर्मेट से एक करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस ऑफ मेसर्स ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वेयर एज फॉलोज। ग्रॉस प्रॉफिट है 4,20,000। तो देखो, जैसे मैंने अभी भी बोला ना, जीपी पीएल में ट्रांसफर होता है, तो पीएल में किधर ट्रांसफर होगा? ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में। तो बाई जीपी, बाई जीपी बोल के यहाँ पर कितना आ जाएगा? बाई जीपी बोल के 4,20,000। अब यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी। क्या सैलरी मेरा पीएल का आइटम है? बिल्कुल, सैलरी मेरा पीएल का आइटम है, क्योंकि सैलरी जो है वो स्टॉक को अपने वेयर हाउस तक लाने का नहीं होता है कि ट्रेडिंग में दे दे ना, तो फैक्ट्री का खर्चा है। अगर बोलेगा सैलरी रिलेटेड विद फैक्ट्री स्टाफ, तो हाँ, तो फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा नहीं बोला है, हम लोग को ट्रेडर बता ही दिया है, तो फैक्ट्री वाला कंसेप्ट तो दिमाग में लाना ही नीचे हमें। 1,10,000 सैलरी, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिट, अब डिस्काउंट डेबिट, दो तरह का डिस्काउंट होता है, क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट मतलब डिस्काउंट मिला, डेबिट मतलब डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट हम लोगों का जो मिला वो इधर आएगा, टू बाई डिस्काउंट बोल के, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड होगा, और ये हो जाएगा टू डिस्काउंट बोल के हम लोगों का एक्सपेंसेस जो है। तो ये 19,000 और ये हम लोग का 18,000, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि हम लोग डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट करते थे, यहाँ पर क्रेडिट कैसे हो गया? एक्चुअली ये तो फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो रहा है ना, जब डिस्काउंट दिए थे तब ऐसा एंट्री किए होगे। कैश अकाउंट डेबिट, पहले देखो सेल किया होगा डेटर को, हम स्टार्टिंग से बताते हैं। एक पॉइंट देखो, डेटर को सेल किया होगा तो डेटर टू सेल, ठीक है। जब डेटर से पैसा लिया होगा, मान लो 100 रुपए का सेल किया, जब डेटर से पैसा लिया तो मान लो कैश लिया 90, तो डिस्काउंट अलाउड किया 10, और टू डेटर बोल के डेटर को क्लोज कर दिया गया 100 रुपीज से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कोई भी इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, उसे हम लोग प्रॉपरली ट्रेडिंग या पीएल में रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं। अब देखो, डेटर डेबिट हुआ था, डेटर क्रेडिट हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। बचा क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउड सेल्स। तो ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, ये लॉस है, तो इसको अगर पीएल में ट्रांसफर करना है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, तब ना ये क्लोज होगा। ये डेबिट था, ये क्रेडिट होगा, तब ना ये क्लोज होगा। इसी वजह से ये वाला यहाँ पर टू डिस्काउंट अलाउड बोल के आता है। सेल्स का भी सेम कंसेप्ट है, देखो सेल टू सेल है, अगर इसे बंद करना है तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, फिर कहाँ ट्रांसफर करें? ट्रेडिंग में करना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा स्टॉक रिलेटेड आइटम रिकॉर्ड करवाता है। तो सेल्स टू ट्रेडिंग बंद हो गया, ये वाला अकाउंट भी हम लोग का बंद हो गया। तो इस तरह से जो है फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट आया हुआ है। चलो, डिस्काउंट्स भी मैंने दो जगह पे लिख के दिखा दिए। फिर बोल रहा है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब है ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने पैसे दिए नहीं, ठीक है, बैड डेब्ट्स। तो ये हो जाएगा लॉस, तो लॉस इधर रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड, तो बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का अमाउंट हो गया हम लोग का 17,000, ठीक है। डेप्रिशिएशन, फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है उसे हम लोग बोलेंगे डेप्रिशिएशन, 65,000। फिर कौन सा खर्चा है? देखो, लीगल चार्जेस, ये भी आ जाएगा, लीगल चार्जेस। देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना, जो हेडिंग मैंने दिखाया था यहाँ पर इस पीडीएफ में जो है, वो हेडिंग प्रॉपर इतना फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, करने का जरूरत भी नहीं है। हम लोग
जो खर्चा ट्रेडिंग में नहीं आएगा वो सारा का सारा पीएल में आएगा। इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डेफिनेशन लिखवाया ही गया है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो लीगल चार्जेस कोई ऐसा खर्चा नहीं है कि जो स्टॉक को वेयर हाउस तक लाने के लिए करना पड़े, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, बैड डेप्ट भी नहीं है। तो ये इस तरीके का सारा खर्चा जो है ये हम लोग का इनडायरेक्ट माना जाएगा और पीएल में होगा। अच्छा, कंसल्टेंसी फीस, तो ये भी लिख देते कुछ कंसल्टेंसी क्या होगा, इसीलिए कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस हम लोग का है 32,000। फिर है ऑडिट फीस, नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, टू ऑडिट फीस। ऑडिट फीस ये कितना है 1000। इलेक्ट्रिसिटी 17,000, टू इलेक्ट्रिसिटी 17,000, टू टेलीफोन, टेलीफोन भी था, टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अच्छा, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम, ठीक है, टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। तो ये खर्चा है 12,000, स्टेशनरी 27,000, स्टेशनरी 27,000। तो ये सब तो खर्चा है, पढ़ के ही पता चल रहा है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000, टू इंटरेस्ट पेड 70,000, ठीक है। अब ये खर्चे को हम लोग ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वे में भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग हेड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली करने का भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अर्निंग कितना है, एक तो डिस्काउंट और एक ये वाला 4,38,000 यहाँ पर भी। टू ग्रॉस प्रॉफिट अगर है तो, सॉरी नेट प्रॉफिट, ये तो पीएल बना रहे, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया मैंने गलती से, नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर किया जाता है टू कैपिटल, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना कितना हम लोग का आ रहा है, 1,10,000 और ये हो गया डिस्काउंट का 1917, ठीक है। तो देखते हैं कितना होगा, 1,10,000 1917, अच्छा 6525 32 18 और 12 27 70 3,95,000 माइनस 4,38,000 43,000, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट चेक करते हैं, 43,000 ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का, हाँ सही कैलकुलेट हुआ है। नेट प्रॉफिट 43,000। ये देखो यहाँ भी जब सोल्यूशन हो रहा है, तुम लोग कोई भी बुक ले लो, जिनके पास 11-12 का बुक है कॉमर्स का, जिन्होंने कॉमर्स में 11-12 जो है किया है, तुम लोग देख सकते हो कहीं पर भी ना हमें जो है जो प्रॉपर हेड यूज करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। हम लोग जस्ट पीएल का आइटम पीएल में और ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में लिखेंगे, हमारे लिए काफी है। अब क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगा, क्लोजिंग एंट्री ये देख लो, पीएल डेबिट टू ये सारा खर्चा, सैलरी डिस्काउंट, ये देखो सैलरी, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो 11 डेबिट आइटम्स यहाँ पर हो गया। फिर क्रेडिट साइड में डिस्काउंट टू पीएल, डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल, मतलब ये वाला आइटम डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल। अच्छा, जीपी टू पीएल, ये देखो ये जो जीपी ट्रांसफर हुआ तो जीपी टू पीएल, इसका अगर एंट्री रीड करें तो अब हम लोग का जो नेट प्रॉफिट आया वो है 43,000। अब नेट प्रॉफिट का एंट्री क्या हुआ, टू नेट प्रॉफिट है, मतलब पीएल टू नेट प्रॉफिट, ये रहा पीएल टू नेट प्रॉफिट। अब जब ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, कितना आसान है देखो। और ये एंट्री आता भी नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री बोल के एक बेसिक्स में भी तुम लोग का चैप्टर होता है, ठीक है, मतलब बेसिक ऑफ जो अकाउंट्स होता है उसमें कभी कभार देखोगे तो ये चीज दिखेगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग मतलब कुछ नहीं, यही वाला, ठीक है। ओपनिंग एंट्री को किस तरह से क्लोज करें, तो ये हम लोग क्लोजिंग एंट्री सीख रहे हैं।
फाइनल अकाउंट्स में हम लोग का जितना भी खर्चा है वो जो है क्लोज हो रहा है, और प्रॉपर तरीके से करना है। ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में क्लोज करो और पीएल का पीएल में। अब कौन सा आइटम कहाँ जाएगा उसके बारे में ही तो आज हम लोगों ने इतना सारा डिस्कशन किया कि ट्रेडिंग का आइटम क्या क्या होता है और जो पीएल का क्या होता है। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक से रिलेटेड खर्चे का अकाउंट, और जो पीएल उसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, ठीक है। पीएल का मतलब हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स का दिया हुआ है। एडजस्टमेंट मतलब अगर हमें इस तरीके का कुछ खर्चा दिया जाए जो कि हमारे प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, तो उसे हमें कैसे डील करना है उसके बारे में, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा डेटा है जो कि है हम लोग का डेटर के ऊपर, ये हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए डेटर के ऊपर है, तो यहाँ पर लिखते हैं जब हम लोग सेल करते हैं तो डेटर, देखो डेटर हम लोग का ना मेनली 3 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है गुड, एक हो सकता है बैड, एक हो सकता है डाउटफुल। मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है कि गुड है कि बैड। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। सपोज हम लोग का डेटर टोटल बना है 100 और बैड डेप्ट हो गया है। बैड डेप्ट का मतलब कंफर्म जो पर्सन मुझे और पैसा नहीं देने वाला, उसे बोलते हैं बैड डेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 80 रुपीज। ये क्या हो गया, ये था टोटल डेटर, उसमें से मैंने 20 रुपीज का डेटर हटा दिया, क्योंकि हमें पता है जिन लोगों से हमें 20 रुपीज मिलने वाले थे वो और नहीं देने वाले। तो अब ये 80 क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया डाउटफुल, डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। ये सभी पे हमारा डाउट है, लेकिन कितना परसेंट, देखो अब हम लोग अगर कोई पैसा नहीं देता है तो फिर ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कौन देगा कौन नहीं देगा, तो ये पूरा का पूरा डाउटफुल है, ठीक है। अब इसमें हमें एक एस्टिमेट करके बताना है कि कितना परसेंटेज ऐसा लग रहा है कि हमें डाउटफुल है, ठीक है। ये 80, ये तो हम लोग एक बोल रहे हैं कि इसका मतलब पता नहीं 80 रुपीज में मुझे मिले या ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, तब तो कोई बिजनेस ही नहीं कर पाता। कुछ परसेंटेज पर्सन ऐसे होंगे जो पैसा नहीं देंगे। वो हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे, हमारी बिजनेस एक्सपीरियंस से। तो मान लेते हैं कि 10% पैसा मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा मैंने मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से एस्टिमेट कर डाला। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउट डेप्ट मतलब हम प्रॉफिट से 10% हिस्सा हटा के रख लेंगे। मुझे डाउट है कि मुझे 80 रुपीज रिकवरी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी 8 रुपीज हम रिकवर करेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट से हटा के रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 72, जिसे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये मेरा गुड डेटर होगा, प्रोबेबली ये मेरा गुड डेटर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग अपने डेटर को डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग अपने डेटर को डिस्काउंट देते तभी तो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो कौन से डेटर को डिस्काउंट देंगे, जो गुड डेटर होगा, जिनके ऊपर भरोसा, जिन्होंने पैसा ही नहीं दिया उनको किस चीज का डिस्काउंट, या फिर जिन पे हमारा डाउट है कि पैसा नहीं देंगे तो उनपे भी कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमेशा जो डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है वो गुड डेटर पे होना चाहिए। तो ये हो जाएगा। इस पे भी हम लोग प्रोविजन बनाएंगे कि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि फ्यूचर में हम लोग 2% डेटर को डिस्काउंट देंगे, प्रोविजन फॉर 2% डिस्काउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, ऐसे लिखना चाहिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। तो ये हो गया 1.44, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 70.56। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, नेट डेटर, ठीक है। तो ये हम लोग का कहाँ पर दिखता है पता है, ये हम लोग का दिखता है बैलेंस शीट में। ये जो नेट डेटर का अमाउंट है ये बैलेंस शीट में जाता है। ये प्रोविजन पीएल में चार्ज होता है, ये प्रोविजन भी पीएल में चार्ज होता है, ये बैड डेब्ट भी हम लोग का पीएल में चार्ज होता है, ठीक है। ये इस तरह का कंसेप्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लो, ये करोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एग्जिस्टेड एट 40,000। तो 40,000 का डाउटफुल डेप्ट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्रोविजंस जो हम लोग हर साल करते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। प्रोविजंस पे 40,000 पड़ा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर 31 मार्च 2020 का है 15 लाख। हम यहाँ पर इस चीज को दिखा देते हैं, देखो इलास्ट्रेशन। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है कि 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2020 में पीबीडीडी बोला जाता है इसे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, ये कितना है 40,000। पहले से प्रीवियस ईयर का जो हम लोगों ने प्रोविजन किया था उसमें से 40,000 पड़ा हुआ है। अब ये प्रोविजन करके क्या होता है, ये तो देखो हमारा एक एस्टिमेट है कि हमें 8 रुपए नहीं मिलेगा। अब रियलिटी में मान लो हमें 9 रुपए नहीं मिला, तो हम लोगों का प्रोविजन शॉर्टफॉल हुआ तो पीएल से और भी करंट ईयर में लेना पड़ेगा। अगर हम लोग का मान लो डाउटफुल डेट हुआ 6 रुपए, तो 2 रुपए बच जाएंगे प्रोविजन अकाउंट में, नेक्स्ट ईयर पे वो जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 40,000। ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 का मतलब यही वाला डेट। यहाँ पर डेटर, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर होता है। ये हम लोग जो है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में भी देखा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वहां भी देखा, ये है 15 लाख। ये बन गया हम लोग का 15 लाख। आगे क्या बोल रहा है देखो, बैड डेट टोटल 1 लाख। बैड डेट का मतलब सचमुच का जो कंफर्म हो गया है लोग पैसा नहीं देंगे, कितना, ये कंफर्म्ड कि 1 लाख नहीं मिलेगा, कोई डाउट वर्ड नहीं है, तो बैड डेट होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। तो इस बार हमें पीवीडीटी कितना क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। हमें एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर पीबीडीडी क्रिएट करने के लिए बोला गया। सो हाउ यू वुड कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिखाना चाहिए, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो तरीका फॉलो कर सकते हैं, या तो अकाउंट बना के या तो स्टेटमेंट। बेस्ट होगा कि हम लोग अकाउंट बना के करें। तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पीबीडीडी। पीबीडीडी का पूरा नाम होता है प्रोविजन फॉर, बहुत से लोग पीबीडीबी करते हैं, पीबीडी का मतलब है प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, या फिर हम लोग इसका पूरा नाम बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी होता है, तो मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी जो है वो है इतना। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के कोई लॉस को जो है एडजस्ट करने के लिए हम लोग करेंटली अपना प्रॉफिट के पोर्शन से इतना अमाउंट हटा के रखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लाइबिलिटी 40,000 हो गया। अच्छा, अब बैड डेट जो है यहाँ पर 1 लाख है, डेटर है 15 लाख, ओपनिंग डेटर है हम लोग को बताया 15 लाख बताया, तो बैड डेट को यहाँ पर चार्ज करेंगे टू बैड डेट। बैड डेट को यहाँ क्यों चार्ज करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का पीबीडीडी क्रिएट होता है, पीबीडीडी क्रिएट करने का मतलब ही ये है कि जो प्रोविजंस होगा उसी से लॉस को रिकवर करेंगे, क्योंकि बैड डेट हुआ तो लॉस हुआ। प्रोविजंस प्रीवियसली 40,000 का था और इस साल हमारा करेंटली लॉस हुआ है 1 लाख, तो 40,000 प्रीवियस वाले से रिकवर हो जाएगा, लेकिन 60,000 तो कम हो रहा है ना। ये देखो, ये ओपनिंग में हमारे पास इतना प्रोविजन पड़ा हुआ है कि अगर कोई डेटर हमें पैसा ना दे तो हम लोग लॉस 40,000 तक रिकवर कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियसली प्रॉफिट से इतना पैसा हटा के रखा है। लेकिन हमारा लॉस एक्चुअली में हुआ 1 लाख। ठीक है, तो हमारा 60,000 वैसे ही शॉर्टफॉल हो गया। ठीक है, अब करेंटली हमें जो प्रोविजन क्रिएट करने बोला है वो इधर होगा, ये ओपनिंग लाइबिलिटी, ये क्लोजिंग, टू बैलेंस शीट। कितना क्रिएट करने बोला है, 5% ऑन डेटर क्रिएट करने के लिए हमें बोला गया है। ठीक है, तो 5% ऑन डेटर। अब डेटर कितना है हम लोग का, यहाँ पर डेटर है हम लोग का, ये पढ़ के देखते हैं पहले, डेटर कितना है, ये हो जाएगा हम लोग का 15 लाख। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 20 बोला है। अच्छा, ये मेरा यहाँ पर होगा, सॉरी, 31 मार्च 20, तो ये हम लोग का 31 मार्च नहीं होगा, नहीं, थोड़ा सा गलत दे रखा है। 1 अप्रैल 2020 और ये 31 मार्च 21 होना चाहिए, तब ना जाके प्रोविजन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर 14 लाख पे कर रखा है। हाँ, सही हुआ, ये डेट गलत है। ठीक है, ये 21 होगा, तब जाके क्वेश्चन आंसर सही रहेगा। या तो ये 21 कर दो या फिर इसे 19 कर दो, ये गलत है। ठीक है, ये 21 होगा, तब तो 1 ईयर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है डेटर का वैल्यू कितना है, 15 लाख। यहाँ पर डेटर का वैल्यू हुआ है 15 लाख, लेकिन हम लोग का एक बैड डेप्ट भी तो हुआ है ना 1 लाख का। डेटर हम लोग का क्लोजिंग में ये दिख रहा है और इसी साल हम लोग का 1 लाख का बैड डेप्ट भी है। तो डेटर कितना हो गया, 15 लाख माइनस 1 लाख। अभी भी मैंने बोला ना, डेटर से हमें पहले बैड डेप्ट लेस कर देना चाहिए, तो डेटर से मैंने बैड डेट प्लेस कर दिया 1 लाख। अब जो है उस पे हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 5%, तो 14 लाख पे 5% यानी 70,000 का प्रोविजन होगा। तो देखो, हम लोग का करंट ईयर का प्रोविजन 70,000 का होगा, प्रीवियस ईयर का
जो प्रोविजन है उसमें से पूरा का पूरा यूज हो गया, ऊपर से शॉर्टफॉल हुआ, तो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन शॉर्टफॉल हुआ 60,000 वो हमें पीएल से लेना है, और करंट ईयर में जो 70,000 प्रोविजन मेंटेन करना है उसके लिए 70,000 लेना है। मतलब पीएल से हमें लेना पड़ेगा 1,50,000। ठीक है, पीएल से हमें 1,50,000, और इसको हम लोग बाई पीएल बोल के दिखाएंगे क्योंकि प्रोविजन हमारा पीएल में चार्ज होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर चेक करके देखो। अच्छा, ये माइनस शायद मैंने गलत कर दिया। 60 और 70 कितना हो जाएगा, माइनस बोल रहे प्लस 1,30,000 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, टोटल 1,30,000। अब ये दोनों का टोटल करो, 1,70,000 बन जाएगा, 1,70,000। इसका मतलब जो प्रोविजंस प्रीवियसली क्रिएटेड था उसमें से हम लोगों ने 1,00,000 हमारा बैड डेप्ट हुआ। अब हम लोग इससे इसको अगर रिकवर करना चाहे, हमारा शॉर्टफॉल 60,000 हो रहा है, मतलब करेंट ईयर के पीएल से 60,000 लेना पड़ेगा, और इस साल 70,000 का प्रोविजन मेंटेन करेंगे, तो ये 70,000 तो प्रॉफिट से हम लोग को 1,30,000 जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट से हम लोगों को 1,30,000 सेट असाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये मेंटेन होगा। तो ये देखो, ये कैलकुलेट होके आ गया। हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि पीएल में कितना जाएगा। तो पीएल में ये वाला अमाउंट जाएगा, बाकी तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये पुट हो जाएगा इसके साथ। तो ये हो जाएगा हम लोग का पीएल में कितना अमाउंट जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।